हेलो एवरीवन, वेलकम माय चैनल से अशोक। फ्रेंड्स, आज हम एबीएम के मॉड्यूल ए में चैप्टर नंबर 6 का पार्ट 1 करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये चैप्टर है आपका थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी के बारे में। और पहले भी जब एबीएम के एग्ज़ाम हुआ करते थे पुराने सिलेबस के हिसाब से, तो उसमें भी प्रोबेबिलिटी के ये क्वेश्चन पूछते थे, बट सिलेबस में जो है मतलब नहीं इंक्लूड किया था। तो इस बार जो नया सिलेबस दिया है उसमें प्रोबेबिलिटी को एज ए चैप्टर इंक्लूड किया गया है, क्योंकि क्वेश्चंस पूछे जाते थे। पहले भी क्वेश्चंस आते रहे हैं कि जैसे एक डाइस को फेंका जाता है 6 आने की प्रोबेबिलिटी, या जो है 3 पत्थर हैं अलग अलग कलर के, या फिर एक बैग में 3 रेड कलर की गेंद है, 2 ब्लू कलर की गेंद है, 1 वाइट कलर की गेंद है। तो अगर हम 2 बॉल सेलेक्ट करें तो कौन सी जो है, इस बात की प्रोबेबिलिटी याद कीजिए कि कितनी कौन सी रेड होगी और कौन सी ब्लू होगी। मतलब इस तरीके के क्वेश्चंस जो है आते रहे हैं, बट एक सब्जेक्ट मतलब हमें पढ़ने के लिए अलग से पढ़ना पड़ता था। अब इस बार जो है आपको पूरा बाकायदा इन्होंने सिलेबस में इंक्लूड कर दिया है। तो ये एज पर न्यू सिलेबस है। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। तो हम इसमें पढ़ने वाले हैं कि प्रोबेबिलिटी होती क्या है, फैक्टोरियल क्या होता है, परमुटेशन क्या होता है और कम्बिनेशन क्या होता है। ओके, तो बेसिक चीज़ें बात करेंगे। अभी प्रोबेबिलिटी कायदे से प्रोबेबिलिटी की तरफ नहीं जाएंगे, हम केवल बुनियादी तौर पर प्रोबेबिलिटी होती क्या है और कहाँ से, मतलब अगर प्रोबेबिलिटी को सॉल्व करना है, प्रोबेबिलिटी को ज्ञात करना है, फाइंड आउट करना है, तो जो चीज़ों की जरूरत होती है वो परमुटेशन कम्बिनेशन होता है, उसके बारे में बात करेंगे। ओके, तो इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी में बात करें। व्हाट इज़ प्रोबेबिलिटी? प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है एक्चुअल में? जैसे अगर आप जो है मान लीजिए बाहर निकलने वाले हैं, मान लेते हैं कि आप जो है संडे को घूमने जाना चाहते हैं, पिकनिक वगैरह मनाने, ठीक है, या चिड़ियाघर देखने जाना चाहते हैं। तो आप सोचते हो कि हम ये देखें कि उस दिन बारिश होने के कितने चांस हैं। तो अगर पता चलता है कि 40% चांस है कि उस दिन बारिश होगी, तो यही है प्रोबेबिलिटी कि उस बात किसी घटना के होने के कितने चांस हैं, वही प्रोबेबिलिटी होती है। ओके, तो प्रोबेबिलिटी मीन्स चांस आर पॉसिबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। किसी घटना के, किसी इवेंट के हो जाने के कितने चांस हैं, कितनी पॉसिबिलिटी है, दैट इज योर प्रोबेबिलिटी। ओके, जैसे कोई व्यक्ति है वो बीमार है, ठीक है, तो बीमार है अभी, लेकिन बहुत ज़्यादा बीमार नहीं, तो उसके ठीक हो जाने की कितनी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, कितनी प्रोबेबिलिटी है कि वो ठीक हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके की इवेंट्स को हम प्रोबेबिलिटी में मेजर कर सकते हैं। या आप जो है जैसे सीआईबी पास हो जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, आपके सीआईबी के पास हो जाने के चांसेस कितने हैं, कितनी प्रोबेबिलिटी है आपकी। ओके, तो अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो प्रोबेबिलिटी हमेशा जो है 0 से 1 के बीच में आती है। 0 का मतलब कोई चांस नहीं कि आप सीआईबी पास करोगे, 1 का मतलब 100% चांस है कि आप मतलब जो है सीआईबी पास कर जाओगे। तो प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है चांस पॉसिबिलिटी। ओके, फॉर एग्जांपल सपोज वी वांट टू प्लान फॉर अ पिकनिक इन अ वीकेंड। हम वीकेंड में एक पिकनिक प्लान कर रहे हैं, तो प्लानिंग से पहले हम चेक करते हैं वेदर फोरकास्ट को, मतलब कि जो मौसम की भविष्यवाणी होती है वो बताती है कि हम ये चेक करेंगे कि वो उसमें कि व्हाट इज़ द चांस दैट देयर विल बी अ रेन एट दैट टाइम। जब हम पिकनिक मनाने जाएंगे तो वहाँ पर बारिश होने के कितने चांस हैं, इस चीज़ को हम वेदर फोरकास्ट से, यानी कि मौसम की भविष्यवाणी से चेक कर सकते हैं और उसी के हिसाब से अपनी प्लानिंग कर सकते हैं। तो यही है, कितना चांस है, कितनी प्रोबेबिलिटी है कि बारिश हो जाए। ओके, तो प्रोबेबिलिटी गिव्स अस अ न्यूमेरिकल मेजर ऑफ दिस चांस आर पॉसिबिलिटी। इसी पॉसिबिलिटी, कितने चांस हैं कि बारिश हो जाए, कितनी पॉसिबिलिटी है कि बारिश हो जाए, उसी को जो हम न्यूमेरिकली जो है मेजर कर लेते हैं, यानी 0 से 1 के बीच में कोई वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, दैट इज योर प्रोबेबिलिटी, उसकी प्रोबेबिलिटी कहलाती है। सपोज इट सेज, मान लीजिए आप वेदर फोरकास्ट देखते हैं और कहता है कि 60% चांस है कि उस दिन रेन होगी, उस दिन रेन होगी जब आप घूमने जाओगे, 60% चांस है। तो हम क्या करेंगे, 60 डिवाइडेड बाई 100, तो 0.6। तो प्रोबेबिलिटी कि रेन होगी 0.6% होती है, परसेंट में नहीं रहेगी, अभी 0.6 हो जाएगी। प्रोबेबिलिटी वैल्यू 0 to 1 के बीच होती है, तो ये 0.6 चांस हैं या 0.6 प्रोबेबिलिटी है कि उस दिन रेन होगी, दैट इज योर प्रोबेबिलिटी। ओके, टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्टोरियल, परमुटेशन एंड कम्बिनेशन। ठीक है, तो तीनों को यहाँ पर पढ़ेंगे, फैक्टोरियल समझेंगे, परमुटेशन समझेंगे और कम्बिनेशन समझेंगे। तो आई बिलीव आपको क्लियर हो गया होगा प्रोबेबिलिटी का असली मतलब होता क्या है। ठीक है, जैसे इस साल आपकी शादी हो जाने के कितने चांस हैं, कितनी प्रोबेबिलिटी है कि आपकी शादी, मैरिज जो है इस ईयर हो जाएगी। ठीक है, तो आप जो ये, अगर इसको मैं बोल दूँ कि सर आपके 0.8 चांस हैं कि मतलब आपके शादी होने की प्रोबेबिलिटी 0.8 है, दैट मीन्स कि जो है हमने इसको न्यूमेरिकल वैल्यू में फाइंड आउट कर लिया चांस को। ठीक है, एंड दैट इज योर प्रोबेबिलिटी, यही 0.8 ही आपकी प्रोबेबिलिटी। इसका मतलब 80% चांस है कि इस साल आपकी, दिस ईयर यू विल गेट
मैरिड। ओके, तो ये है मतलब प्रोबेबिलिटी का पूरा कॉन्सेप्ट। ठीक है, प्रोबेबिलिटी का मतलब चांस होता है या पॉसिबिलिटी होती है किसी इवेंट के होने के, किसी घटना के घटित होने के चांस को। जैसे एक जो है सिक्का अगर फेंका जाता है तो या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, है ना, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो हेड आने की कितनी पॉसिबिलिटी है और टेल आने की कितनी पॉसिबिलिटी है। या आपने कोई जो है वो लूडो वगैरह खेलते हैं तो वहाँ पर जो डाइस होती है 1 2 3 4 5 6, यहाँ 1 से लेकर के 6 तक नंबर लिखी होती हैं लूडो की जो गोटी या फिर जो है डाइस बोलते हैं। तो उसमें अब 2 आने के कितने चांस हैं, हम लोग लगाते रहते हैं ना जुगाड़ की, जो है 6 आ जाए ताकि मेरा जो है वो जो लूडो की जो लूडो जैसे भी खेलते हैं फ्रेंड्स जो है, ठीक है, आप भी खेलो हम भी खेलें बचपन में, तो आपको पता है कि 6 लाने की पूरी कोशिश रहती है कि जल्दी से 6 आ जाए ताकि जो है हम आगे बढ़ सकें। ओके, तो यही है कि जो है प्रोबेबिलिटी कितनी है कि 6 आ जाए। जब आप एक डाइस फेंकते हो तो इस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी कि 6 आ जाए, तो उसी को जब न्यूमेरिकल वैल्यू में आप कैलकुलेट करते हो दैट इज़ योर प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो अगर जैसे आप पिकनिक पर जाना चाहते हैं एग्जाम्पल के लिए, तो आप वेदर फोरकास्ट चेक करते हैं कि भाई जब हम पिकनिक के लिए जा रहे हैं उस समय बारिश होने के, रेन होने के कितने चांस है, प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, और जब इस चांस को या पॉसिबिलिटी को हम न्यूमेरिकल वैल्यू में कैलकुलेट कर लेते हैं तो उसे ही प्रोबेबिलिटी बोला जाता है। जैसे अगर कहा जाए कि 60% वेबसाइट बताती है कि 60% चांस है कि बारिश होगी, तो 60% या 0.6 100 से डिवाइड करने पर 0.6 आएगा। इस बात की प्रोबेबिलिटी है कि उस समय बारिश होगी, रेन होगी। ओके, तो ये क्लियर हो गया हमें प्रोबेबिलिटी के बारे में। फैक्टोरियल, परमुटेशन, कम्बिनेशन, 3 चीज़ें पढ़नी हैं। फैक्टोरियल क्या होता है इन मैथमेटिक्स? फैक्टोरियल इज इक्वल टू प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर, जितने भी धनात्मक पूर्णांक हैं, विच आर लेस देन आर इक्वल टू गिवन पॉजिटिव इंटीजर। जैसे किसी चीज़ का फैक्टोरियल निकालना है, जैसे मान लेता हूँ फैक्टोरियल 5 निकालते हैं आप। देखिए फैक्टोरियल को फ्रेंड जो है एक्सक्लेमेशन मार्क्स से लिखते हैं, तो दिस इज योर 5 एंड एक्सक्लेमेशन मार्क्स लगा दिया, तो ये हो गया फैक्टोरियल 5। फैक्टोरियल 5 को कैलकुलेट करते हैं 5 × 4 × 3 × 2 × 1, यानी उस नंबर से शुरू करेंगे और 1 तक जाएंगे। ये होता है फैक्टोरियल निकालने का तरीका। तो वही बोल रहा है कि जो फैक्टोरियल होता है वो बराबर होता है किसके, अगर आपको फैक्टोरियल 5 निकालना है तो जो गिवन पॉजिटिव इंटीजर है, जैसे 5 आपको गिवन है, ठीक है, तो मल्टीप्लाई यानी प्रोडक्ट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स विच आर लेस देन आर इक्वल टू 5, तो उन सभी पॉजिटिव इंटीजर को मल्टीप्लाई करिए जो उससे बराबर या उससे छोटे हैं, उसके बराबर या उससे छोटे हैं। जैसे अगर मैं बात करूं फैक्टोरियल 10 की, तो मुझे मल्टीप्लाई करना होगा 10 या 10 से छोटे जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, तो 10 से लेस वाले कितने हो जाएंगे, 8 7 6 5 4 3 2 1। ठीक है, तो ये होगा आपका पूरा, इतने मल्टीप्लाई करने पर फैक्टोरियल 10 निकलेगा। ओके, डेफिनेशन पर नहीं जाते, कॉन्सेप्ट को समझते हैं क्योंकि डेफिनेशन आपसे पूछी भी नहीं जाएगी। फैक्टोरियल ऑफ एन इंटीजर इज डिनोटेड बाय दैट इंटीजर एंड एन एक्सक्लेमेशन पॉइंट। ठीक है, तो इंटीजर और एक्सक्लेमेशन मार्क्स लगा करके ये फैक्टोरियल 5। ठीक है, तो अब फैक्टोरियल 5 को इस तरीके से लिखा जाएगा, उसी तरीके से आप हर एक फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 7 बोलेंगे। ओके, तो ये एक्सक्लेमेशन मार्क्स अगर लगे हों तो उसे हम क्या बोल देते हैं फ्रेंड, फैक्टोरियल बोल देते हैं। तो फैक्टोरियल 5 को इस तरीके से डिनोट किया जाएगा और फैक्टोरियल 5 की वैल्यू 5 × 4 × 3 × 1 इक्वल टू 120 होगी। ठीक है, एक बार देख लीजिए इस डिटेल को। फैक्टोरियल 1 लिखना है तो बस 1 और 1 से छोटा 1 ही रहेगा, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर केवल लेने होते हैं फ्रेंड्स, ओके, 0 भी नहीं लेंगे। फैक्टोरियल 2 करना है तो 2 उससे कम 1। फैक्टोरियल 3 करना है तो 3 × 2 × 1, यानी कि आप उस संख्या से शुरू करिए और तब तक लिखते जाइए जब तक कि 1 ना आ जाए। जैसे फैक्टोरियल 10 है तो 10 × 9 × 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, तो 1 से लेकर के 10 तक की सारी नंबर्स यहाँ पर हमने लिख दी हैं, तो दैट इज योर फैक्टोरियल। ओके, ऐसे ही फैक्टोरियल को लिखा जाता है। ओके, द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर इज कॉल्ड फैक्टोरियल n एंड डिनोटेड बाई दिस। ओके, तो पहली n जो है नेचुरल नंबर का मल्टीप्लाई करने पर जो आता है उसे ही फैक्टोरियल n बोलते हैं। तो जैसे फैक्टोरियल n इक्वल टू, देखिए फार्मूला इन्होंने लिखा हुआ है, जैसे फैक्टोरियल 5 है तो कैसे लिखा गया है, देखिए पहले 5 लिखिए इंटू अगले ब्रैकेट में 5 - 4 लिख सकते हैं, 5 - 1 लिखेंगे। देखिए एक 2 3 ऐसे घटाते हुए चलना है। ठीक है, तो पहले 5 लिखेंगे, फिर 5 - 1 लिखेंगे,
फिर 5 में से एक और कम करेंगे यानी कि 2, और 5 माइनस 3 करेंगे, फिर इंटू 5 माइनस 4 करेंगे, और फिर इंटू 5 माइनस 5 नहीं करते हैं। ओके, 5 माइनस 5 कर दोगे तो फैक्टोरियल 0 आ जाएगा। तो 5 माइनस 4 तक ही, उससे एक कम तक करते हैं जहाँ पर, यानी कि ये जो वैल्यू होती है फ्रेंड्स इसे r बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसे r बोलते हैं। और ये वैल्यू जो होती है उसको n बोलते हैं। जितने भी, यानी इस 5 को भी n बोलेंगे, इसको n बोलेंगे, इसको n बोलेंगे। ये जो बाकी जो सब्सट्रैक्ट हो रहा है दैट इज़ r। और ध्यान रखिएगा कि r की वैल्यू हमेशा n से छोटी होती है। r की वैल्यू n के बराबर नहीं होती है, n से छोटी होती है, इसीलिए 5 माइनस 5 नहीं करेंगे। तो अब इसको अगर आप लिखोगे तो ये 5 हो जाएगा, 5 माइनस 1 आपका 4 हो जाएगा, और ये 5 माइनस 2 आपका 3 हो जाएगा, 5 माइनस 3 आपका 2 हो जाएगा, और 5 माइनस 4 इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो उसी तरीके से ये फार्मूला बना हुआ है। देखिए n है, n का मतलब यहाँ समझ लीजिए एक तरीके से यहाँ 5 लिखा, यहाँ 5 माइनस 1 लिखा, इंटू 5 माइनस 2 लिखा, 5 माइनस 3 लिखा, ऐसे तो 5 माइनस 1 हो जाएगा 4, 3, 2, 1, ऐसे ऐसे करके लिखते हुए फ्रेंड्स हम चले जाते हैं। अब फार्मूले को, इस फार्मूले को इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, फैक्टोरियल n जो मैंने अभी आपको दिखाया फ्रेंड, देखिए यहाँ पर क्या किया हमने एक तरीके से, एक मिनट रुकिए मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पर हमने क्या किया, n लिया, फिर उसके बाद n माइनस 1 लिया। यहाँ पर देखिए n माइनस 1 एक तरीके से हो रहा है ना, n माइनस 1 और मल्टीप्लाइड बाई n माइनस 2 एंड सो ऑन, ऐसे करते हुए जा रहे हैं। फिर यहाँ पर क्या किया हमने, n माइनस आर प्लस 1 किया है, और लास्ट में n माइनस आर किया हुआ है। मतलब इसका क्या है कि यहाँ n इक्वल टू यहाँ 5 लेते हैं। अगर इस वाले में देखें तो 5 माइनस 4 हो जाएगा, और इस वाले में लेंगे तो 5 माइनस 4 प्लस 1 हो जाएगा। तो ये 5 माइनस 4 कितना होता है आपका, 1 होता है, और 5 माइनस 4 में से 1 होगा, और 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। कहने मतलब ये है, देखिए इसमें ये वाला फार्मूला आपको ध्यान नहीं रखना है, हम इसी वाले से पूरा का पूरा काम चला देंगे। ठीक है, कोई ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं है फ्रेंड्स। अभी आपको हो सकता है थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा हो, पर ये उतना मुश्किल भी नहीं है जितना आपको दिख रहा है। सिंपल मैं यही कहूँगा कि आप ये बस फार्मूला ध्यान रख लीजिए। ठीक है, उसके बाद इनकी वैल्यूज देखिए, फैक्टोरियल 1 की 1, फैक्टोरियल 2 की 2 इंटू 1 2 1 के 2, 3 दूनी 6 के 6 है ना, 4 3 12 दूनी 24, उसी तरीके 5 चौक 20, 3 60 दूना 120, ऐसे ही मल्टीप्लाई करके आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो फ्रेंड्स। ओके, फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 7 की वैल्यू यहाँ पर गलत लिखी हुई है, कैलकुलेट कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए फैक्टोरियल 7 कैलकुलेट करना है तो 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5040। ओके, तो 5040 अपनी तरफ से कैलकुलेट करके फैक्टोरियल 8 की वैल्यू, फैक्टोरियल 9 की वैल्यू, फैक्टोरियल 12 की वैल्यू, फैक्टोरियल 10 की वैल्यू है ना, फैक्टोरियल 11 की वैल्यू या फैक्टोरियल 15 की वैल्यू निकाल करके देख लीजिए, खुद से कैलकुलेट करिए। एक बार कैलकुलेटर उठाइए, 15 से जैसे 15 का निकालना है तो 15 से लेकर के शुरू करिए और मल्टीप्लाई करते हुए चले जाइए। एक बार खुद से ये कैलकुलेशन करके देखिए तो आपको वही फैक्टोरियल उतना डिफिकल्ट नहीं लगेगा। कैलकुलेटर उठाइए और खुद से इसे ट्राई कर लिए फ्रेंड्स। ओके, तो ये हो गया फ्रेंड्स, हमने फैक्टोरियल के बारे में बात की। अब आगे बढ़ेंगे और परमुटेशन कम्बिनेशन के बारे में बात करेंगे। फैक्टोरियल इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो ठीक है, फैक्टोरियल का मतलब होता है फैक्टोरियल किसी इंटीजर का फैक्टोरियल अगर लिखना है, जैसे 6 का फैक्टोरियल लिखना है तो 6 और एक्सक्लेमेशन मार्क्स लगा दीजिए, बस ये फैक्टोरियल 6 हो जाता है। इसकी वैल्यू कैसे निकलती है, 6 से स्टार्ट करते हैं और एक एक घटाते हुए तब तक घटाते रहते हैं जब तक कि 1 ना आ जाए। ठीक है, इसी चीज़ को अगर फार्मूले से लिखना चाहेंगे तो फैक्टोरियल n इक्वल टू होता है n का मतलब यही जो 6 है तो 6 लिख दिया, इंटू n-1 इंटू n-2 एंड सो ऑन करके इंटू 2 इंटू 1, ये होता है फैक्टोरियल n का फार्मूला। क्लियर हो गई मेरी बात। ठीक है, फैक्टोरियल 5 की जैसे वैल्यू जो है निकालिए, अगर फैक्टोरियल 5 की वैल्यू कितनी आएगी, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 चौक 20 होता है, 3 दूनी 6 होता है, 12 6 दूनी 12, 120 आ जाएगा। फैक्टोरियल 5 की वैल्यू 120 आ गई। इसी तरीके से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। नोट रखिएगा कि फैक्टोरियल 0 की वैल्यू हमेशा 1 होती है, फैक्टोरियल 0 इक्वल टू 1 होता है, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। ओके, फैक्टोरियल 0 कितना होता है, 1 होता है। फैक्टोरियल 1 तो आपको पता ही है, फैक्टोरियल 1 का मतलब 1 से शुरू करेंगे और 1 तक ही रह जाएंगे तो 1 ही हो जाएगा। फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 से स्टार्ट करेंगे 1 तक आएंगे। फैक्टोरियल 3 की वैल्यू 3 से स्टार्ट करेंगे और 1 तक आएंगे। तो ये तो क्लियर है। समस्या केवल ये रहती है कि फैक्टोरियल 0 की वैल्यू कितनी है। तो सिर्फ फ्रेंड्स याद रख लीजिएगा कि फैक्टोरियल 0 इज इक्वल टू 1 होता है।
कितना होता है, फैक्टोरियल 0 इक्वल टू 1 होता है। क्योंकि कई बार ऐसी स्थिति आएगी जैसे आप 5 माइनस 5 घटा करके और फैक्टोरियल निकालोगे तो पता चलेगा 5 में से 5 घटाए 0 तो फैक्टोरियल 0 आ जाएगा। तो उस केस में फैक्टोरियल 0 इक्वल टू हम वहाँ 1 पुट करेंगे, ऐसी आपको ज़रूरत पड़ेगी। इसको जो है ये 5040 आया था मेरे ख्याल से, ठीक है, आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स और बात करेंगे परमुटेशन एंड कम्बिनेशन की। तो देखिए परमुटेशन क्या होता है और कम्बिनेशन क्या होता है, थोड़ा सा पहले मेरे ख्याल से एक एग्जांपल से हम लोग समझ लेना तो ज़्यादा चीज़ें अच्छी रहेंगी। जैसे मान लीजिए आप जो है मैं मान लेता हूँ आप 3 दोस्त हैं, ठीक है, ए है, बी है और सी हैं, उनके नाम ए, बी और सी हैं, ठीक है। अब बात कर रहे हैं हम परमुटेशन की और बात कर रहे हैं हम कम्बिनेशन की। कम्बिनेशन का मतलब फ्रेंड्स जो है सिलेक्शन होता है, ऐसे समझ लीजिए, कम्बिनेशन का मतलब सिलेक्शन होता है। परमुटेशन का मतलब समझते हैं, जैसे मान लीजिए आपको फ़ोटो खिंचवानी है, फॉर एग्जांपल आप चाहते हो कि फ़ोटो खींची जाए, तो 3 लोग हैं, 3 जगहों पर बैठेंगे, ए बी सी ऐसे भी बैठ सकता है, या बी यहाँ बैठेगा, ए बीच में बैठेगा, सी यहाँ बैठेगा, या बी यहाँ बैठेगा, अब सी बीच में बैठना चाहता है, ए उधर जाएगा, पॉसिबिलिटी है ना इस बात की। या फिर जो है और भी पॉसिबिलिटी है, देखिए और सर्च करिए, या ये पॉसिबल है कि ए यहीं बैठा रहे, सी और बी अपना स्पेस बदलने, जगह बदलने, देखिए ए इधर बैठा है और सी और बी इधर बैठे हुए हैं, या हो सकता है बी इधर बैठा रहे और सी और ए अपना जगह बदल लें, यहाँ के हिसाब से बता रहा हूँ मैं। या फिर ऐसा हो सकता है, ये तो हो चुका है, बी और सी वाला हो चुका है, और भी पॉसिबिलिटी हैं। एक पॉसिबिलिटी किस चीज़ की होगी कि सी आगे बैठ जाए, एकदम आगे, देखिए ए यहाँ पर सबसे आगे बैठा हुआ है, ए यहाँ पर भी बैठा हुआ है, बी यहाँ पर बैठा हुआ है, बी यहाँ बैठा हुआ है सबसे पहले। तो अब सबसे पहले हम सी को बिठाते हैं, सी ए और बी बैठ सकता है, या जो है सी आगे ही बैठा रहे और बी और ए हो सकता है, सी बी ए हो सकता है, ये भी पॉसिबिलिटी होती है। ओके, तो देखो अब कुल मिला करके कितने पॉसिबिलिटी हुई, 6 पॉसिबिलिटी हुई। 6 तरीके से आप दोस्त लोग जो है फ़ोटो खिंचवा सकते हो। तो अगर ऐसी स्थिति है कि जब कौन किस क्रम में बैठा हुआ है वो मायने रखे, दैट इज़ परमुटेशन, वो परमुटेशन है। और अगर सिर्फ ये बात हो कि यार हमको फ़ोटो खिंचवानी है तो दैट इज़ कम्बिनेशन। जैसे फ़ोटो खिंचवानी है तो ए बी सी, चाहे भाई 3 दोस्तों की फ़ोटो है, बी सी ए 3 ही दोस्तों की तो फ़ोटो है, तो बस अगर आपको सिर्फ सिलेक्शन करना है तो दैट इज़ कम्बिनेशन। जैसे आपको आपकी ड्रॉर में से मान लेते हैं कि 2 पैंट शर्ट या 2 साड़ी निकालनी है, ठीक है, तो कोई भी 2 पैंट शर्ट उठा लिया, तो अगर उससे फ़र्क ना पड़े कि कौन से उठाए हैं तो आपने सिलेक्शन किया हुआ, यानी कम्बिनेशन का काम किया हुआ है। ओके, लेकिन अगर फ़र्क पड़े कि पहले कौन सी साड़ी उठाई है और बाद में कौन सी साड़ी उठाई है, तो इसका मतलब हुआ कि ये परमुटेशन की बात हो रही है। ओके, तो जैसे पहले राम देन सीता, अगर ऐसा है, और पहले सीता जी और फिर राम जी, अगर ऐसा है कि मतलब दोनों लोगों के क्रम मायने रखते हैं अगर, तो इसका मतलब हुआ कि ये परमुटेशन की बात हो रही है। और अगर सिर्फ जो है आपको राम जी और सीता जी को ही देखना है तो दोनों चाहे जिधर हों, उससे अगर फ़र्क नहीं पड़ता है तो दैट इज़ योर कम्बिनेशन। ओके, मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ गई होगी। ओके, तो परमुटेशन, अ परमुटेशन इज अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट इन विच ऑर्डर इज अ प्रायोरिटी। ओके, ध्यान रखेंगे, परमुटेशन मतलब ऑब्जेक्ट्स को अरेंजमेंट करना है, चीज़ों को अरेंज करना है, एक क्रम में बिठाना, एक क्रम से रखना है, और वहाँ पर ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, यानी कि क्रम इंपॉर्टेंस रख रहा है, चीज़ों को ऐसे अरेंज करना है कि क्रम मायने रखे। ओके, तो दैट इज कॉल्ड परमुटेशन। ओके, जैसे ए बी सी, बी ए सी और सी ए बी आर 3 डिफरेंट परमुटेशन, ये अलग अलग परमुटेशन है। इसका मतलब ये हुआ कि भाई पहले ए है, फिर बी है, फिर सी है, ये अलग बात हो गई, बी है फिर ए है फिर सी है, ये अलग चीज़ हो गई। ओके, ये अलग अलग बातें हैं। परमुटेशन के हिसाब से अगर ऑर्डर मायने रखता है तो परमुटेशन है। ओके, तो ये 3 अलग अलग परमुटेशन हो गए। ओके, उसके बाद में कम्बिनेशन की बात करेंगे। फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन परमुटेशन एंड कम्बिनेशन इज ऑर्डर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। जो फंडामेंटल डिफरेंस है वो क्या होता है, क्रम, वस्तुओं का क्रम मायने रखता है। ओके, परमुटेशन में, इन परमुटेशन द ऑर्डर ऑफ ऑब्जेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। परमुटेशन में चीज़ों के ऑर्डर मायने रखते हैं। दैट इज अरेंजमेंट मस्ट बी इन स्टिपुलेटेड ऑर्डर ऑफ द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट टेकन ओनली सम ऑल एट ए
टाइम। ओके, तो यहाँ पर क्या होता है, परमुटेशन के केस में क्या होता है, ऑर्डर जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। चीज़ों को अरेंजमेंट उसी ऑर्डर में किया जाना है जिस ऑर्डर में कहा जाए, जैसे 1 2 3 4। अब यहाँ पर ये एक जो है एक क्रम से आप लिख रहे हो, तो ये क्रम मायने रखता है कि छोटे से बड़े के क्रम में रखना है, तो इसी क्रम में ही आपको रखना होगा। अब भले ही आप सारी चीज़ें एक साथ ले लो, 1 2 3 4 एक साथ ले लो, और या 1 और 3 ले लो एक साथ में, कुछ उसमें से ले लो 1 और 3 लिया, लेकिन फिर भी इसको एक क्रम में ही रखा, यानी 1 3 अलग चीज़ है और 3 1 अलग चीज़ हो गई। ओके, कम्बिनेशन के केस में द अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट इन व्हिच ऑर्डर इज इररिलेवेंट। यहाँ पर कम्बिनेशन के केस में सिलेक्शन होता है, यहाँ पर अरेंजमेंट ऑफ ऑर्डर जो है नहीं, कोई मतलब नहीं है कि किस क्रम में रखा हुआ है। जैसे ABC भी एक ही चीज़ है, BAC और CA भी एक ही चीज़ है। यहाँ पर कम्बिनेशन के केस में ये सब एक हैं, ये अलग अलग चीज़ें नहीं हैं। जैसे मेरा नाम है ASHOK, ठीक है, ये इस क्रम में लिखा हुआ है। मैं इस अब ऐसा करता हूँ, S और A को ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं ऐसा कर रहा हूँ और इसको पहचान दे रहा हूँ कि हाँ ये अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है, तो इसका मतलब मैं परमुटेशन कर रहा हूँ फ्रेंड्स। ओके, ये एक परमुटेशन का काम है। लेकिन मैं बोलूँ चाहे ये लिखा हो चाहे ये लिखा हो, 5 शब्द ASHOK, ये पांचों शब्द होने चाहिए, तो फिर अगर ऐसा है कि आपने क्रम का कोई मायने ही नहीं रखता है, तो आपने कम्बिनेशन का काम कर दिया है। ओके, तो ये सारे कम्बिनेशन है। जैसे यहाँ पर ये 6 चीज़ें थी, ये देखिए, ये जब 6 ABC को हमने कुर्सी पर बिठाया, फ़ोटो अलग अलग खींची, तो सब बड़े खुश हुए कि हाँ यहाँ पर मैं आगे हूँ और यहाँ पर ये पीछे है। इस तरीके की जब खुशी है कि हाँ कौन किस क्रम में आ रहा है, तो दैट इज़ परमुटेशन। और अगर लगे कि यार हम 3 दोस्तों की फ़ोटो चाहिए, भाई ABC की फ़ोटो होनी चाहिए, बस सिर्फ इतनी सी बात है, ACD की ना हो, बस ABC की, तीनों लोगों की फ़ोटो होनी चाहिए। क्या आपने कभी ऐसा देखा भी है कि मतलब कौन फ़ोटो में कहाँ खड़ा है? इतना ज़रा मुद्दा नहीं होता है। तो वहाँ पर आप क्या कर रहे हो, सिलेक्शन या कम्बिनेशन कर रहे होते हैं। ओके, तो दैट इज़ कम्बिनेशन। अब डिनोशन की बात करते हैं कि कैसे नोटेट कैसे करते हैं। तो परमुटेशन को फ्रेंड जो है P N और R लिखते हैं, या इसी को NPR लिखते हैं। ये दोनों तरीके से जो है परमुटेशन को लिखा जाता है। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि N नंबर ऑफ़ चीज़ें हैं, N नंबर ऑफ़ चीज़ें हैं का क्या मतलब है? जैसे मान लेते हैं मैंने लिखा ASHOK, ठीक है, तो यहाँ कितने नंबर ऑफ़ वर्ड, मतलब कितने शब्द हैं यहाँ पर, कितने वर्ड हैं? 5 हैं, तो दैट इज़ योर N, ठीक है। अब इसमें से मैं बोलता हूँ आपको कि केवल 2 शब्द लीजिए, कोई भी 2 शब्द ले लीजिए और उससे जो है परमुटेशन करिए। तो इसका मतलब मैंने R = 2 दे दिया आपको। ओके, मैं ये भी कह सकता हूँ कि आप जो है ऐसा करिए, 5 शब्द ले लीजिए, तब कम्बिनेशन करिए, परमुटेशन करिए, इनको अरेंज करिए। ओके, तो जैसे कोई 2 शब्द लेना है तो हो सकता है कि हम AS ले लें, या उसी को उल्टे क्रम में ऐसे लिखेंगे। भाई अगर A और S को सिलेक्ट किया तो उसे S और A लिखेंगे, क्योंकि परमुटेशन हो रहा है। अगर आपसे बोला जाए 3 शब्द ले लीजिए, तो हो सकता है कि आप ASH ले लो या HSA ले लो, ये 6 तरीके से अरेंज होगा। अभी हमने देखा ही था ABC के केस में। ओके, तो ये R होता है, कितने शब्द आप मतलब पूरे भंडार में से कितना आप पिक करते हो, दैट इज योर R। ओके, तो NPR का मतलब NPR से डिनोट करते हैं या PNR से डिनोट करते हैं। इसका मतलब होता है नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ N थिंग्स, N चीज़ों का परमुटेशन करना है जब R चीज़ें सेलेक्ट की जानी है एक समय पर। एक समय पर कितनी सेलेक्ट होनी है? R चीज़ें, और कितने का परमुटेशन करना है? N नंबर ऑफ आइटम्स के करने हैं। इफ़ देयर आर 3 थिंग्स A, B and C, देन द परमुटेशन ऑफ 3 थिंग्स टेकन 2 at a time इज डन बाई। देखिए आपके पास में है 3 अल्फ़ाबेट हैं A, B और C, यानी N = कितना हो गया? 3। अब आपसे बोला जाता है कि परमुटेशन ज्ञात कीजिए, जबकि आपको इसमें से एक समय पे 2 ही शब्द चुनने हैं। तो भाई हमारा क्या हो जाएगा? 3P2, क्या हो जाएगा ये? 3P2, या इसी को P3, 2 लिखेंगे। इसका मतलब हुआ कि 3P2 का मतलब कुल 3 चीज़ें हैं, उसमें से 2 चीज़ें हमें एक बार में सेलेक्ट करके परमुटेशन करना है। ठीक है, अब इसको देख लेते हैं एग्जाम्पल थोड़ा डिटेल में, समझते चलिए, ज़्यादा परेशानी नहीं है। तो जैसे हमारे पास A था, B था और C था, ठीक है। अब इसमें से क्या है कि फ्रेंड्स हमको 2 शब्द एक बार में चुनने हैं, ठीक है। तो देखिए हम चुन सकते हैं, एक बार में मैं क्या करूँगा? A और B ले लूँगा, एक बार में मैं कर सकता हूँ कि B और C ले लूँ, और एक बार में मैं कर सकता हूँ A और C ले लूँ। बस ये 3 ही तरीके से मैं ये तीनों को चुन सकता हूँ, राइट। अब ये है कि चूंकि परमुटेशन की बात हो रही है तो क्रम मायने रखता है, तो A और B की जगह B और A हो सकता है,
बी और सी की जगह पर सी और बी हो सकता है, और ए और सी की जगह पर सी और ए हो सकता है, ये पॉसिबल है। ओके, तो कुल मिलाकर के कितने तरीके से आपने इसको अरेंज किया? 6 तरीके से, और यही आपका 3p2 है। क्या है फ्रेंड्स? यही आपका 3p2 है। क्या लिखेंगे इसको? 3 चीज़ों में से 2 चीज़ें हमने सेलेक्ट करनी थी। अगर आपसे बोला जाए कि जो है ABC 3 है अल्फ़ाबेट और तीनों एक साथ सेलेक्ट कर लीजिए, तो क्या लिखोगे? 3p3। हमें क्या ज्ञात करना है? 3p3, यानी कि 3 अल्फ़ाबेट से कुल कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, कितने परमुटेशन बनाए जा सकते हैं, तो 3p3 हो जाएगा। जैसे ASHOK, मेरा जो नाम है इसमें कितने अल्फ़ाबेट हैं? 5 अल्फ़ाबेट हैं। मैं आपसे बोलता हूँ कि इन अल्फ़ाबेट को आप कितने तरीके से परमुटेशन कर सकते हैं, सारे के सारे एक साथ लेकर के। तो भाई 5 शब्द हैं और पाँचों एक साथ लेने हैं, तो मैं 5p5 कैलकुलेट करूँगा। सिंपल सी बात है, 5 तरीके से। ओके, क्लियर हो गई मेरी बात? देखिए, यही लिखा हुआ है AB AC BC BA, ये वही लिखा हुआ है जो मैंने आपको यहाँ पर अभी एक एग्जांपल से समझाया। तो कुल मिलाकर कितनी चीज़ें हैं आपके पास में? 3 चीज़ें हैं। 3 में से कितनी लेनी है? ABC 3 चीज़ें, 2 एक समय पे लेनी है, तो मैंने दो एक समय पे AB BC और AC चुना। उसका चूँकि परमुटेशन की बात हो रही है तो उनके क्रम मायने रखते हैं, तो AB और BA, BC और CB, और इनको पलट भी दिया, तो कुल मिलाकर के 6 कम्बिनेशन हमारे निकल करके आते हैं। अब फार्मूला क्या निकलता है? परमुटेशन ऑफ NR या NPR। NPR का मतलब समझ गए होंगे कि कुल मिलाकर के N चीज़ें आपके पास हैं, उनमें से R चीज़ों का क्रम बनाना है, परमुटेशन बनाना है। तो फार्मूला होता है फैक्टोरियल N/N-R का फैक्टोरियल। मतलब जैसे मान लीजिए अभी हमने निकाला था 3p2। क्या निकाला था? 3p2 ABCD में जब 3 चीज़ें थी और उसमें से 2 सेलेक्ट होनी थी, तो 3 चीज़ों में से 2 सेलेक्ट होनी, तो फैक्टोरियल 3 करिए अपान 3-2 का फैक्टोरियल करिए, फैक्टोरियल 3 अपान 3 में से 2 घटाया 1 आया, फैक्टोरियल 1 हो गया। फैक्टोरियल 3 की वैल्यू कितनी होती है? 3 × 2 × 1, और फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 होती है, तो 3 दूनी 6। कुल मिलाकर के 3 अल्फ़ाबेट ABC को अगर एक समय में 2 ही अल्फ़ाबेट सेलेक्ट किया जाना चाहिए तो 6 तरीके से अरेंज कर सकते हैं। देखिए क्या है कि अभी 3 अल्फ़ाबेट है। अब आप सोचिए कि मैं आपको ABCDE 5 अल्फ़ाबेट दे दूं और आपसे बोलूं कि इन 5 अल्फ़ाबेट में से 2 एक समय पे सेलेक्ट करके परमुटेशन बनाइए, तो 5 में से 2 सेलेक्ट करके परमुटेशन बनाना है, तो हमें 5p2 कैलकुलेट करना होगा। ओके, क्या कैलकुलेट करना? 5p2। लेकिन अगर मैं बनाने के लिए बोलूँ तो ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टास्क होगा। क्यों? क्योंकि देखिए हम क्या कर सकते हैं, एक बार में हम AB ले सकते हैं, ठीक है, मैंने AB ले लिया, फिर क्या किया, BC ले लिया, फिर CD उठा लिया, 2 उठा रहा हूँ क्योंकि मुझे 2 ही उठाने 5 में से, फिर DE उठा लिया। ओके, उसके बाद में अब एक पॉसिबिलिटी है कि मैं AC भी उठा सकता हूँ। देखिए AC भी उठा सकता हूँ, AD भी उठा सकता हूँ, और AE भी उठा सकता हूँ। इसी तरीके से मैं BD भी उठा सकता हूँ और BE भी उठा सकता हूँ। फिर उसके बाद में मैं C से उठाना चाहूँ तो CD तो हो ही गया है, C और E उठा सकता हूँ। लगभग इतने हो जाएंगे जो अब लगभग सारे सेलेक्ट कर लिए, लेकिन इनके क्रम अभी भी उल्टे किए जा सकते हैं। इसका मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और इनके क्रम भी उल्टे होंगे। देखिए AB का BA भी लिखेंगे अभी हम, उसके बाद में BC का CB भी लिखेंगे, और CD का DC भी लिखेंगे, राइट, और DE का ED भी लिखेंगे। इस तरीके से हम इनको पलट भी सकते हैं। तो लगभग 20 कम्बिनेशन मेरे हिसाब से बन रहे हैं, अगर मैं कुछ छोड़ ना दिया हूँ तो। अगर इसी चीज़ को 5p2 कैलकुलेट कर लिया जाए सिंपल तरीके से, तो ऊपर फैक्टोरियल 5 लिखिए, जो यहाँ लिखा हुआ है उसको ऊपर लिखिए, डिवाइडेड बाई 5 में से 2 घटा दीजिए, ये और ये सब्सट्रैक्ट करके फैक्टोरियल लगा दीजिए। तो फैक्टोरियल 5 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 3। फैक्टोरियल 5 का मतलब हो गया 5 × 4 × 3 × 2 × 1 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 3 का मतलब हुआ 3 × 2 × 1। अब ये 3 × 2 × 1 कट जाएगा, 5 चौक 20 आ जाएंगे, 20 कम्बिनेशन बनेंगे। तो मैंने आपको बताया 10 मैंने बना लिए थे, 10 उनको रिवर्स करते तो बन जाते, 20 बनते। ओके, अब जो यहाँ कहने वाली बात है कि चलो अभी 5 थे तो भी बन गया, अब मैं आपको अगर 10 अल्फ़ाबेट दे दूँ, 1 से लेकर के 10 तक की नंबर्स को ऐसे अरेंज करने के लिए बोल दूं, 1 से लेकर 50 तक की नंबर्स को अगर मैं ऐसे अरेंज कर 2 लेकर के बनाने के लिए कह दूं, तो आपके बस का नहीं होगा, क्योंकि इतना कम्बिनेशन आप ध्यान नहीं रख पाओगे, इतना ज़्यादा कि किस क्रम में रखना है, कितना परमुटेशन करना है, वो दिक्कत होगी। तो बेहतर है कि हम फार्मूला याद रखें यहाँ पर। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से कम्बिनेशन को, जैसे परमुटेशन को P से डिनोट करते हैं, वैसे ही कम्बिनेशन को C से डिनोट करते हैं। परमुटेशन को NPR बोलते थे, N चीज़ें हैं,
उनमें से आर चीज़ें सेलेक्ट करके परमुटेशन करना है। उसी तरीके से एन सी आर होता है, एन चीज़ें हैं उनमें से आर चीज़ें लेकर के कम्बिनेशन बनाने होते हैं, ठीक है। यहाँ जो फार्मूला होता है, जो फार्मूला आपका एन पी आर का फार्मूला है उसी से रिलेटेड है, एन पी आर का फैक्टोरियल एन अपान एन माइनस आर का फैक्टोरियल, ओके। यानी एक बार आपने यहाँ लिख दिया और एक बार इनको दोनों को सब्सट्रैक्ट करके यहाँ लिख दिया। उसी तरीके से एन सी आर का जो फार्मूला है, ऊपर में एन फैक्टोरियल लिखिए, ठीक है, नीचे में एन माइनस आर का फैक्टोरियल, जैसे यहाँ लिखा था एन पी आर वाला सेम फार्मूला यहाँ लिख दीजिए। और यहाँ पर एक काम और करिए कि जैसे यहाँ फैक्टोरियल एन ऊपर है उसी तरीके से यहाँ फैक्टोरियल आर भी नीचे हो जाएगा, बस इतनी सी बात और होती है। यानी कहने मतलब ये हुआ कि अब फार्मूला क्या बना, ऊपर में फैक्टोरियल एन है, नीचे में फैक्टोरियल आर है। हम बात कर रहे हैं एन सी आर की। एन सी आर इक्वल टू ऊपर में फैक्टोरियल एन लिखा, नीचे में फैक्टोरियल आर लिखा और एन माइनस आर का फैक्टोरियल और रखा, ओके। जैसे भी आपको याद रख सकते हैं वैसे ही फार्मूला याद रख लीजिए, ठीक है। तो ये हो गई कम्बिनेशन की बात। कम्बिनेशन को एन सी आर सी एन आर सी एन कामा आर लिखते हैं या एन सी आर लिखते हैं। एन ऊपर होता है, आर नीचे होता है। एन का मतलब टोटल नंबर ऑफ थिंग होता है और आर का मतलब जितनी चीज़ें आपको सेलेक्ट करनी है, ओके। नंबर ऑफ कम्बिनेशन आर सिलेक्शन ऑफ एन थिंग्स इफ़ ओनली आर थिंग्स आर सेलेक्टेड। केवल आर चीज़ें सेलेक्ट करनी है एन चीज़ों में से, तो उस केस में एन सी आर होगा। इफ़ देयर आर 3 थिंग्स ए बी सी देन कम्बिनेशन ऑफ दीज 3 थिंग्स टेकन 2 एट ए टाइम इज डिनोटेड बाई। यानी कि अगर आपके पास ए बी सी 3 चीज़ें हैं और 3 चीज़ों में से आपको 2 चीज़ें एक बार में सेलेक्ट करनी है, तो 3 चीज़ों में से 2 चीज़ें का कम्बिनेशन बनाना तो 3C2 बनेगा। क्या बनेगा हमारा 3C2, ओके। और देखिए ये कैसे बनेगा, अगेन ए बी सी हमारे पास है, ठीक है, और इस 3 चीज़ें हैं हमारे पास, उनमें से 2 चीज़ें लेकर के कम्बिनेशन बनना है। तो जैसे परमुटेशन के केस में किया वैसे ही करते हैं। 2 चीज़ें एक बार में लीजिए, तो एक बार ए बी सेलेक्ट कर लिया, एक बार बी सी सेलेक्ट कर लिया और एक बार ए सी सेलेक्ट कर लिया हमने। अब हम परमुटेशन में क्या करते थे कि क्रम मायने रखता था, तो हम क्या करते थे, बी ए को भी वैल्यू दे देते थे, सी बी को भी वैल्यू दे देते थे और सी ए को भी गिन लेते थे। लेकिन कम्बिनेशन कहता है कि ये और ये एक ही चीज़ है, इसका कोई मतलब नहीं है, सब एक है, सब एक है। तो सब एक है अगर, तो इसका मतलब कुल मिलाकर के कितने निकले हमारे, 3 ही निकले। क्रम मायने नहीं रख रहा है। मैं भाई आप ए बी लिखो और चाहे बी ए लिखो, मैं एक ही गिन रहा हूँ इसको, क्योंकि दोनों एक ही चीज़ है, ओके। तो दोनों अगर एक ही चीज़ है तो इसको हम गिनेंगे नहीं, तो कुल मिलाकर के 3 हो गए। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर हम 3C2 कैलकुलेट कर दें तो 3 आना चाहिए, क्योंकि 3 चीज़ों में से 2 चीज़ें सेलेक्ट करके हमने कम्बिनेशन बनाया है। 3 चीज़ों में से यही तो किया हमने, 3 चीज़ें ए बी सी थी, उनमें से 2 चीज़ें लेकर के ए बी ए सी और बी सी कुल मिला करके 3 कम्बिनेशन बनाए। अब 3C2 को भी तराजू पर उतार दीजिए कि सही हो रहा है बात कि नहीं। तो फैक्टोरियल 3 लिखिए, नीचे में फैक्टोरियल 2 लिखिए। फैक्टोरियल 3 हमने लिखा ऊपर में, नीचे में फैक्टोरियल 2 लिख दिया ये वाला, और एक बार दोनों को घटा करके यहाँ लिख दिया, ओके। तो फैक्टोरियल 3 अपान फैक्टोरियल 2 इंटू 1, फैक्टोरियल 1 हो जाएगा, 3 में से 2 गए। फैक्टोरियल 3 होता है 3 दूनी 6, ऐसे कर लीजिए। 2 होता है 2 इंटू 1 और इंटू 1, बस 3 दूनी 6, 6/2, 3 हो गया, ठीक है। तो कम्बिनेशन कितने निकले, 3 निकले। तो चाहे उससे करिए चाहे इससे करिए, फार्मूला सब कुछ एक ही बात है। घबराने की ज़रूरत नहीं है, अभी इतनी बार ये चीज़ें यूज होंगी कि सब आपको याद करो हो जाएंगी, समझ आ जाएंगी, कहीं कुछ कसर बचने वाली नहीं है। आप एकदम बेफिक्र होकर बैठिए। तो फार्मूला मैंने आपको NPR का फार्मूला बताया मैंने। NPR का होता है फैक्टोरियल n अपान दोनों का सब्सट्रैक्शन, दोनों को घटा करके n-r, ठीक है। और इसी फार्मूले में केवल अगर जो है आप यहाँ फैक्टोरियल r और रख दीजिए तो ये NCR का शेप ले लेता है। याद रखने का तरीका बता रहा हूँ, जैसे भी याद रख सकिए, है ना। NCR फैक्टोरियल n अपान फैक्टोरियल r, इधर लिख दीजिए या इधर लिख दीजिए, बात एक ही है, अपान n-r होता है, ओके। आगे बढ़ते हैं। परमुटेशन एंड कम्बिनेशन ईच आर रिलेटेड टू ईच अदर। अगर चाहें तो परमुटेशन और कम्बिनेशन में एक रिलेशनशिप होती है। वो क्या रिलेशनशिप होती है, देखिए NCR का फार्मूला क्या होता है, फैक्टोरियल n अपान n-r का फैक्टोरियल इंटू फैक्टोरियल r, राइट। अब इसको NPR का फार्मूला बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसी को अगर हम फैक्टोरियल r से मल्टीप्लाई कर दें, इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी r फैक्टोरियल r से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये कट जाएगा। ये जो बचेगा ये आपका NPR का फार्मूला है, ध्यान देंगे। फैक्टोरियल r इंटू NCR इक्वल टू ये फैक्टोरियल n अपान n-r NPR का फार्मूला है। तो इस तरीके से आपस में रिलेटेड भी होते हैं, यानी NPR इक्वल टू फैक्टोरियल r इंटू NCR होता है। मेरी बात समझ में आई या नहीं आई, नहीं समझ में आई। देखिए
NCR का फार्मूला पहले लिखते हैं अगर हम, तो फैक्टोरियल n अपान फैक्टोरियल r इंटू n माइनस आर का फैक्टोरियल, ठीक है, ये हमें लिख करके मिलता है। अब अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें दोनों तरफ, किससे, फैक्टोरियल r से, पर फैक्टोरियल r से क्यों कर रहे हैं सर, n माइनस आर से कर दीजिए, क्योंकि भाई NPR का फार्मूला होता है फैक्टोरियल n अपान n माइनस आर का फैक्टोरियल। तो मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ ये भी बचा रहे और ये भी बचा रहे, गायब क्या हो जाए, जो हमारी बाधा है केवल यही तो गायब होना चाहिए। तो हमने इसी को गायब करने के लिए यहाँ फैक्टोरियल r से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया। अब जब इस फैक्टोरियल r से ये फैक्टोरियल r कट गया तो यहाँ बचा क्या, फैक्टोरियल n अपान n माइनस आर का फैक्टोरियल। ओके, अब ये इतना बच गया, यही तो आपके NPR का फार्मूला था, इक्वल टू NPR। तो हमें मिला क्या, NCR को हमने मल्टीप्लाई कर दिया फैक्टोरियल r से, इक्वल टू NPR के, एंड दैट इज़ योर फार्मूला। ओके, तो NPR, ये वही बात लिखी हुई है कि NPR इक्वल टू फैक्टोरियल r इंटू NCR, ठीक है, ये हो गया फार्मूला। अब देखिए काफ़ी सारी बातें आपने समझी, थ्योरी समझी, कॉन्सेप्ट समझा। अब इसको जब प्रैक्टिकली आप इम्प्लीमेंट करोगे तो आपको चीज़ें और ज़्यादा बड़े स्तर पर क्लियर होती चली जाएंगी। इन हाउ मैनी वेज 3 पेन कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम 5 पेन। अब देखिए आपके पास में 1 2 3 4 5 पेन हैं, मान लेता हूँ एक बैग है जिसमें कुल मिलाकर के 5 पेन ऐसे रखी हुई हैं, ठीक है। अब इस 5 पेन के बॉक्स में से आपको 3 पेन निकालनी है, तो हमें ये बात क्लियर हो गई कि n इक्वल टू 3 हो गया और n इक्वल टू 5 हो गया और r इक्वल टू 3 हो गया। क्लियर हो गई मेरी बात ना, ये तो भाई कुल कितनी चीज़ें हैं, टोटल कितनी पेन हैं, 5, तो n इक्वल टू 5 हो गया, टोटल जितना है वो 5 n हो गया, और जितनी तुम्हें सेलेक्ट करनी है, कितनी सेलेक्ट करनी है, 3, दैट इज योर r। चलो n हमें क्लियर हो गया, r हमें क्लियर हो गया। अब देखो कह रहा है कि आपको कितने तरीके से 5 पेन में से 3 पेन सेलेक्ट कर सकते हो। तो देखो आपके मन में 2 ऑप्शन आएगा, एक तो हो सकता है सर कि NPR या तो कैलकुलेट करना है या तो NCR कैलकुलेट करना है, 2 ही चीज़ें तो कैलकुलेट करोगे यहाँ पर। तो अब सवाल ये है कि NPR करूँ कि NCR करूँ, है ना, सीधी सी बात भाई, परमुटेशन करूँ कि कम्बिनेशन करूँ। अब जब सारी पेनें भाई एक जैसी हैं तो कौन सी पेन कब निकली, क्या इसका कोई मतलब है? जब सारी पेन एक जैसी हैं, आपके पास एक जैसे 20 शर्ट हैं, आपने कौन सी शर्ट कब पहनी, क्या मतलब है उस बात का? आपने शर्ट ही, वाइट शर्ट ही तो पहनी, सब सफ़ेद कलर की 20 शर्ट्स आपके पास हैं, 20 शर्ट हैं आपके पास, आपने कौन सी शर्ट कब पहनी, कब कौन सी निकाली, क्या मतलब है? सारी शर्ट ही तो हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पर सब एक जैसी हैं, तो यहाँ ऑर्डर मायने नहीं रखता है, हमें सिलेक्शन करना है। 5 में से 3 पेन, कोई भी 3 उठा लीजिए, बस पहले ये वाली उठा ली, पहले ये वाली पेन ली है कि पहले ये वाली पेन ली है कि पहले ये वाली पेन ली है। ओ मतलब मैं ये बोलूँ कि मैंने ये वाली पेन पहले सेलेक्ट करी है, कौन सी वाली, ये वाली कही थी, सॉरी ये वाली है, क्योंकि भाई कोई डिफरेंस ही नहीं कर सकते तुम कि कौन सी पेन कौन सी है। मैं बोलूँ कि ये वाली पेन कौन सी वाली पेन है, आप बताओ इन 5 में से, तो मुझे नहीं पता है भाई। तो अगर ऐसी बात है कि जहाँ पर क्रम का कोई मतलब नहीं है, वहाँ पर कम्बिनेशन रखते हैं NCR, यानी कि 5C3 तरीके से हम इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। कितने तरीके से? 5C3 तरीके से हम 5 पेन में से 3 पेन सेलेक्ट कर पा रहे हैं। मेरी बात उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। 5C3 क्यों कहा? क्योंकि टोटल 5 पेन है N और टोटल 3 सेलेक्ट करनी है R। 5C3 को कैसे कैलकुलेट करते हैं? ऊपर में फैक्टोरियल 5 लिखिए, नीचे में फैक्टोरियल 3 लिखिए और यहाँ 5 माइनस 3 का फैक्टोरियल लिखिए, राइट। फैक्टोरियल 5 मतलब हो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अपान फैक्टोरियल 3 है यहाँ पर, फैक्टोरियल 3 कितना होगा? 3 इंटू 2 इंटू 1, और इंटू यहाँ कितना है? 5 माइनस 3 करेंगे तो 2 आएगा, तो फैक्टोरियल 2 का मतलब 2 इंटू 1। तो ये 3 इंटू 2 इंटू 1 से ये 3 इंटू 2 इंटू 1 कट देते हैं, 2 से इसे काटेंगे तो ये कट जाएगा, 5 दूनी 10। कुल मिलाकर के 10 तरीके से जो है आप 5 पेन में से 3 पेन सेलेक्ट करते हैं। कुल कितने तरीके से? 10 तरीके से आप सेलेक्ट ये कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको बात थोड़ी सी समझ में आई होगी। और आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ 7 बॉयज़ एंड 6 गर्ल्स, ठीक है। तो कितने बॉय हैं? 7 बॉय हैं और 6 गर्ल्स हैं। एक कमरे में बैठे हुए हैं, मान लीजिए एक क्लासरूम में बैठे हुए हैं। उनमें से आपको क्या करना है? 3 बॉयज़ एंड 4 गर्ल्स को सिलेक्ट करना है। 3 बॉयज़ एंड 4 गर्ल्स आर टू बी सिलेक्टेड। 3 लड़के और 4 लड़कियां आपको सिलेक्ट करना है। तो ये कितने तरीके से किया जा सकता है?
तो अगेन यहाँ पर फिर से वही बात हो गई कि कौन सा लड़का सेलेक्ट होता है ये मायने नहीं रखता है, यहाँ पर क्रम मायने नहीं रख रहा है। क्योंकि देखो मायने तब रखता है जब यहाँ पर सातों के नाम दिए होते कि राम बैठा है, श्याम बैठा है, मोहन है, मुकेश है, गौरव है, ऐसे करके नाम दिए अगर होते तो मायने रखता है। जब उसने कहा कि 7 लड़के बैठे हुए हैं, आप उनमें से कोई 3 लड़के जो है चुन लीजिए, तो वहाँ आप क्लासरूम में गए, 7 लड़कों में से कोई भी 3 उठा लाए आप, मान लेते हैं जैसे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, 5, 6 और 7, ऐसे 7 लड़के बैठे हुए, आप गए, आपने इस लड़के को सिलेक्ट कर लिया, आपने कहा कि आप भी आ जाओ मेरे साथ, और इसको कहा आप भी आ जाओ मेरे साथ में, तो भाई 2 को और 5 को और 7 को आपने सेलेक्ट कर लिया। अब अगली बार आप गए, आपने पहले 5 को सिलेक्ट कर लिया, पहले आपने कहा कि ऐसा है 5 मेरे साथ चलो, और 2 ऐसा करो कि 2 तीसरे नंबर पर और 7 को यहाँ पर बोल दिया। मतलब सबसे पहले 5 को सिलेक्ट किया, फिर 7 को सिलेक्ट किया, फिर 2 को सिलेक्ट किया, तो भाई ओवरऑल आपने 3 लड़के ही तो सिलेक्ट किए। तो दिस इज ए प्योर केस ऑफ कम्बिनेशन। यहाँ क्या हो रहा है, कम्बिनेशन हो रहा है। तो अगर कम्बिनेशन हो रहा है तो चीज़ें आसान हो गई हमारे लिए। क्यों आसान हो गई, देखिए समझिए कैसे आसान हो रही हैं। कुल मिलाकर के कितने लड़के हैं, 7 लड़के हैं, उनमें से सेलेक्ट कितने करने हैं लड़के, हमें बॉयज़ कितने सेलेक्ट करने हैं फ्रेंड, हमें सेलेक्ट करने हैं 3। तो ये हो गया N 7 और R हो गया 3। मेरी बात समझ में आई। तो हमें NCR करना है अगर, तो 7C3 कैलकुलेट करेंगे हम बॉयज़ के लिए, और इसी तरीके से गर्ल्स के लिए कितना सेलेक्ट करेंगे, ये हो जाएगा N टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स सेलेक्ट कितनी करनी है 4, ये हो जाएगा NCR इसमें भी, तो 6C4। ठीक है, कैलकुलेशन केवल रह गई बस। देखिए 7C3 कैलकुलेट करते हैं पहले। 7 लड़कों में से 3 लड़के सेलेक्ट करेंगे 7C3 तरीके से। फैक्टोरियल 7 ऊपर जाएगा, नीचे जो है फैक्टोरियल 3 आएगा, और एक बार 7 में से 3 घटाएंगे तो फैक्टोरियल 4 आ जाएगा। मैं घटा के नहीं दिखा रहा हूँ, आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कर रहा हूँ। फैक्टोरियल 7 लिखा ऊपर में, नीचे में फैक्टोरियल 3 लिख दिया, और एक बार 7 - 3 कर दिया, इन दोनों को घटा दिया और उसका फैक्टोरियल लगा दिया। तो वही है 7, 3 और 4। चलो हमारी सारी बातें ठीक हो गई। अब फैक्टोरियल 7 इसको एक और तरीके से फ्रेंड जो है आसानी से सॉल्व किया सकता है। मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ, अगर आपको समझ में आ गया ना तो वो देखिए क्या करिए, एक्सपोनेंट इसको जो फैक्टोरियल 7 है ना, इसको 7 लिखिए, फिर 6 लिखिए, फिर 5 लिखिए, और फिर इंटू 4 का फैक्टोरियल लिख दीजिए, अपान फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 4। ये मैंने क्या कर दिया, मैं आपको बोलता था नॉर्मली कि फैक्टोरियल 7 को 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 लिखिए। वैसे भी कर सकते हैं, अगर आपको नहीं समझ में आता ऐसे कर लीजिए, या अगर ऐसे जो मैंने आपको बात बताई कि 7, 6, 5, 4 जहाँ तक आपको लगे ज़रूरत है। फैक्टोरियल 4 पर इसलिए रोक दिया ना कि अभी फैक्टोरियल 4 से 4 कट जाएगा। जहाँ पर आपको लगे कि यहाँ रुक जाना चाहिए वहाँ रुक सकते हैं। देखिए कैसे, फैक्टोरियल 7 को हम लिख सकते हैं 7 × 6 फैक्टोरियल, 7 × 6 फैक्टोरियल। क्यों, क्योंकि भाई 6 फैक्टोरियल का मतलब हुआ 7 इंटू, अगर हम 6 फैक्टोरियल को एक्सपेंड करेंगे तो यही तो होगा 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। देखिए तो यही तो हुई कुल मिलाकर के फैक्टोरियल 7 की बात। अगर आपको समझ में आता है, नहीं समझ में आता है तो सिंपलेस्ट टर्म में इसको पूरा एक्सपेंड कर दीजिए, 4 × 3 × 2 × 1। ठीक है, और नीचे इसको भी एक्सपेंड कर लीजिए, फैक्टोरियल 3 को भी और फैक्टोरियल 4 को भी। तो फैक्टोरियल 3 को करेंगे तो 3 × 2 × 1 हो जाएगा, और फैक्टोरियल 4 को करेंगे तो 4 × 3 × 2 × 1 हो जाएगा। देखिए मैंने क्या किया, फैक्टोरियल 7 को 7 से लेकर के 7 से लेकर के 1 तक लिखा, फैक्टोरियल 3 को 3 से लेकर 1 तक लिखा, और फैक्टोरियल 4 को 4 से लेकर 1 तक लिखा। अब इसको आप हटा दीजिए, जो कटता है काट दीजिए। ये पूरा का पूरा इससे कट गया, हमने काट दिया। ये देखिए 3 दूनी 6 और यहाँ 3 × 2 = 6, ये भी कट गया, 7 × 5 = 35। तो कुल मिलाकर के 7 लड़के अगर आपके पास हैं और उनमें से 7 बॉयज़ में से आप 3 बॉय सेलेक्ट करते हो तो ये काम 35 तरीके से किया सकता है। इसी तरीके से लड़कियों के केस में 6 लड़कियाँ आपके पास हैं और 6 लड़कियों में से आपको 4 लड़कियाँ सेलेक्ट करनी हैं, तो ये सेलेक्ट होंगी 6C4 तरीके से। तो ये हो जाएगा आपका फैक्टोरियल 6 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 2। 6 में से 4 घटा दिया, 2 आ गया। अब 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डिवाइडेड बाई 4 × 3 × 2 × 1, और 2 को 2 × 1 कर देंगे। अब देखिए जितना कट जाए उतना काट दीजिए, 4 3 2 1, 4 3 2 1 कट गया, 2 से इसको काट दिए, 2 3 6, 5 3 15 तरीके से। तो देखिए कुल मिलाकर के 35 तरीके से लड़के सेलेक्ट हो गए और 15 तरीके से लड़कियां सेलेक्ट हो गई। ओके, दीज आर द
कम्बिनेशंस फॉर बॉयज़ एंड दीज आर द कम्बिनेशंस फॉर गर्ल्स। अगर दोनों काम एक साथ करना है तो मल्टीप्लाई कर देना होता है, बस सिंपल ध्यान रखिएगा। अगर इसी में लिखा होता कि जैसे मेन होते, ओमेन होते और चिल्ड्रन होते, तो पहले हम निकालते मेन कितने तरीके से सेलेक्ट होंगे, फिर ओमेन कितने तरीके से सेलेक्ट होंगे, फिर चिल्ड्रन कितने तरीके, और फिर तीनों को मल्टीप्लाई कर देते। ओके, तो उसी तरीके से 35 × 15 कर दीजिए, बस आपका आंसर हो जाना चाहिए। 35 × 15 ये हो जाएगा 525। तो कुल मिलाकर के 525 तरीके से जो है हम 7 बॉयज़ में से 3 बॉयज़ और 6 गर्ल्स में से 4 गर्ल्स को कुल 525 तरीके से सेलेक्ट किया जा सकता है। ये होता है कम्बिनेशन की पावर। ओके, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। यूजिंग ऑल लेटर्स ऑफ वर्ड 5, यानी कि 5 के सभी अक्षर का प्रयोग करना है। तो 5 में कौन कौन से अक्षर हैं? FIVE, ठीक है, ये 1 2 3 4 अक्षर हैं। हाउ मैनी डिस्टिंक्ट वर्ड कैन बी फॉर्म्ड, कितने अलग अलग शब्द बनाए जा सकते हैं। देखिए 5 को यूज करके 5 में FIVE है, तो यहाँ देखिए अलग अलग शब्द बनाने हैं, तो इसका मतलब हुआ कि ये परमुटेशन का केस है कि कम्बिनेशन का केस है। आप बताओ फ्रेंड्स जो है, देखिए भाई अगर हम कम्बिनेशन माने तो IFVE या FVEI सब एक ही है। क्यों? कम्बिनेशन यही तो कहता है कि चाहे ABC लिखा हो, चाहे CBA लिखा हो, चाहे ACB लिखा हो, सब एक है। ओके, तो इसका मतलब ये कम्बिनेशन का केस नहीं है, क्योंकि कम्बिनेशन मानोगे तो सिर्फ एक ही तरीके से तो एक ही तो बात हुई। कुल मिलाकर के 4 शब्द हैं, एक ही हुआ, कम्बिनेशन एक ही बनेगा। ओके, लेकिन डिस्टिंक्ट शब्द बनाने हैं, इसका मतलब ये परमुटेशन का केस है। इसका मतलब इसमें अलग अलग मानना है, हर एक चीज़ को अलग मानना है। ओके, FIVE अलग चीज़ है, FIVE अलग चीज़ है, FVIE अलग चीज़ है, EFVI अलग चीज़ है, EFIV अलग चीज़ है। ये सब चीज़ें अलग अलग हैं, आपको ये चीज़ देखनी होगी। ओके, तो अलग अलग है, इसका मतलब परमुटेशन की बात हो गई। तो कुल कितने शब्द हैं? 4, और कितने सेलेक्ट करने हैं? सारे सेलेक्ट कर लेने हैं। तो 4P 4 तरीके से हम ये काम कर सकते हैं। कितने तरीके से कर पाएंगे? 4P 4 तरीके से। 4P 4 क्यों कहा? क्योंकि कुल मिलाकर के 4 शब्द हैं। FIVE में कितने शब्द हैं? 1 2 3 4, सभी को लेकर के कितने डिस्टिंक्ट शब्द यहाँ नहीं बताया गया है। यहाँ क्या है? यूजिंग ऑल द लेटर्स, सारे शब्दों को यूज करके। तो इसका मतलब N = तो 4 था ही, R = भी 4 है। तो 4P 4 की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी होगी। 4P 4 परमुटेशन का फार्मूला होता है NCR का फैक्टोरियल N/N-R। जो फैक्टोरियल R होता है वो यहाँ नहीं रहता है, परमुटेशन में नहीं रहता है। तो फैक्टोरियल 4 हो गया फ्रेंड। देखिए 4P 4 में ऊपर वाला 4 लिख लिया, और नीचे 4 - 4 लिखेंगे। 4 - 4 कितना होगा? फैक्टोरियल 4/4 - 4 = फैक्टोरियल 0। मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 होती है, याद रखना होगा। ओके, तो कैसे आती है 0 वो हम एक आती है वो मैं बता सकता हूँ, लेकिन हमारी ज़रूरत का नहीं, हमें सिर्फ ध्यान रख लेना बहुत ज़रूरी है, बस बाकी ठीक है। तो फैक्टोरियल 4 / 1, फैक्टोरियल 4 का मतलब 4 × 3 × 2 × 1 डिवाइडेड बाई 1 का मतलब एक ही, 4 3 12 2 24। तो टोटल 24 शब्द बनाए जा सकते हैं। कहने मतलब ये हुआ कि अगर FIVE को जो है मैं लिखना शुरू करूं तो टोटल 24 कम्बिनेशन पॉसिबल हैं FIVE। ठीक है, थोड़ा सा टाइम अगर आप दे सको तो लगाते हैं। ठीक है, अब देखिए FIVE अब इसके बाद में याद हो आपको, IVE को 6 तरीके से अरेंज कर सकते हैं हम, है ना। अगर F को मैं स्टार्टिंग में रखूं तो F यहीं रखा है, उसके बाद में I, E और V लिख सकते हैं। ठीक है, ये दूसरा कम्बिनेशन। मैंने क्या किया, इसको चेंज कर दिया, F को यहीं रहने दिया। अब क्या करते हैं, 2 बार I आया है, V को आगे ले लेते हैं और I और E पीछे कर देते हैं। ठीक है, या FVE और I लिख लेते हैं। ये हो गए कितने, 4 हो गए। उसके बाद में F को आगे ही रहने देते हैं। अब क्या करेंगे, E को आगे लेता हूँ। मैंने क्या किया है कि पहले I को आगे रखा है, यहाँ देखिए, और उसके बाद में फिर V को आगे रखा है यहाँ पर F के जस्ट बाद, और अब क्या कर रहा हूँ, E को F के जस्ट बाद रख रहा हूँ। तो F फिर E और बचा क्या, I और V, और फिर F और E और V और I। कुल मिलाकर के देखिए 6 शब्द आपके बन गए। 6 शब्द तब बने हैं जब आपका F पहले स्थान पर है हर जगह, देखिए। ठीक है,
पहले स्थान पर हर जगह f को रखा हुआ है। इसी तरीके से f की जगह का i को आप तो कुल मिला के 6 बने हैं, अगर आप i को हर जगह आगे रखो तो भी 6 बनेंगे। तो f को आगे रखा तो 6 बने, i को आगे रखेंगे तब 6 बनेंगे, v को आगे रखेंगे तब 6 बनेंगे, e को आगे रखेंगे तब 6 बनेंगे। तो कुल मिलाकर के 6 चौके 24 कम्बिनेशन ऐसे ही बनेंगे। अगर आप चाहें, समय है तो ये काम कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि एक्चुअल में वाकई में 24 बन कैसे रहा है। उससे ज़्यादा नहीं बनेंगे, ये बात भी आपकी तय रहती है। ओके, आगे बढ़ेंगे फ्रेंड जो है थोड़ा सा थ्योरी पोर्शन की तरफ, जिसमें हम प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड कुछ बातें करेंगे। परमुटेशन क्या होता है, कम्बिनेशन क्या होता है, ये सारी बातें हमने कर ली। फैक्टोरियल कैसे कैलकुलेट करते हैं, NPR कैसे निकालते हैं, है ना, NPR कैसे कैलकुलेट करते हैं, NCR कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये सारी बातें हमने यहाँ पर कर ली। कुछ एग्जांपल्स भी देख लिए, थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड, देखिए रैंडम एक्सपेरिमेंट या रैंडम ट्रायल क्या होता है। ठीक है, एन ऑपरेशन आर एक्सपेरिमेंट कंडक्टेड अंडर आइडेंटिकल कंडीशन which has a number of possible outcomes is called random experiment or random trial। जैसे tossing a coin, throwing a dice, selecting a card from a pack of cards। ठीक है, जैसे मतलब इनका कहने का यह है कि रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, रैंडम ट्रायल क्या होता है। तो इसका कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट करना, कोई ऐसा ऑपरेशन करना जो कि आइडेंटिकल कंडीशन में किया जाए, जैसी कंडीशन पहले थी वैसी अब भी हो, सेम कंडीशन में ही किया जाए, और जिसके कई सारे आउटकम हो, कई सारे रिजल्ट आ सके, उसे ही रैंडम ट्रायल या रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। जैसे आपने सिक्का उछाला, सिक्का उछालना, तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, फिर या तो टेल आएगा या तो हेड आएगा, कुछ उनमें से, इन्हीं दोनों में से ही आएगा। ओके, हेड टेल कुछ भी आता रहेगा, या हो सकता है टेल ही आता रहे कई बार। ठीक है, तो ये जो आप कर रहे हो ये आपका एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है या रैंडम ट्रायल है। इसी तरीके से आप पासा फेंकते हैं, जब डाइस फेंकते हैं लूडो खेलते समय, तो वो भी आपका या तो 1 आएगा या तो 2 आएगा या 3 आएगा या 4 आएगा या 5 या 6 या 7, है ना, 7 नहीं आएगा, है ना, 5 या 6 आएगा, या तो फिर हो सकता है 2 आ जाए, अगली बार फिर 3 आ जाए, अगली बार 5 आ जाए, अगली बार 6 आ जाए, उसके बाद फिर 2 आ जाए, फिर जो है 5 आ जाए, फिर 1 आ जाए, फिर 6 और 6 लगातार आ जाए। तो ये जो आप कर रहे हो सेम आइडेंटिकल कंडीशन है का मतलब, देखो भाई जब लूडो खेल रहे हो तो जैसे जब तुमने पासा फेंका तो जैसी कंडीशन थी, वैसे जब मैं पासा फेंक रहा हूँ तो मेरे लिए भी सेम कंडीशन है, कोई परिवर्तन कंडीशन में नहीं होना चाहिए। ठीक है, और इसके कई सारी पॉसिबल आउटकम्स हैं, कई सारे रिजल्ट पॉसिबल हैं। जैसे सिक्का फेंका गया तो हेड या टेल 2 पॉसिबल आउटकम है। अगर जो है डाइस फेंकी जाती है तो 1 से लेकर के 6 का कोई भी नंबर आ सकता है, तो 6 उसके आउटकम हैं। ओके, तो इसे ही रैंडम एक्सपेरिमेंट या रैंडम ट्रायल कहा जाता है। ओके, सैंपल स्पेस और सैंपल पॉइंट की बात करते हैं। द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट। अभी रैंडम एक्सपेरिमेंट हमने समझा कि कोई भी एक्सपेरिमेंट आप करते हैं, कोई भी जो है रैंडम ऑपरेशन करते हैं और उसको जो कई सारे आउटकम आ सकते हैं तो उसे रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट जो आपने किया है उसके जितने भी आउटकम है, जितने भी रिजल्ट आ सकते हैं, उनका अगर आप एक सेट बना लें तो उसे ही सैंपल स्पेस कैपिटल S कहा जाता है। उसे क्या बोलते हैं, सैंपल स्पेस बोलते हैं। जैसे अगर आप एक सिक्का फेंकते हो तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। ठीक है, अब अगर हेड और टेल का एक जो है सेट बना दिए जाए तो इसे ही सैंपल स्पेस कहेंगे। देखिए ये जितने भी पॉसिबल रिजल्ट थे, आउटकम थे, H और T 2 ही थे, हेड और टेल थे, दोनों को एक साथ लिख दिया तो ये जो बना आपका, ये आपका सैंपल स्पेस है। इसी तरीके से जब आप पासा फेंकते हैं तो 1 2 3 4 5 6 इनमें से कोई एक चीज़ आएगी। ठीक है, इनमें से कोई एक चीज़ आएगी, सबको एक जगह आपने लिख दिया तो ये आपका सैंपल स्पेस हो गया डाइस वाले एक्सपेरिमेंट का। ठीक है, तो सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड सैंपल स्पेस। ठीक है, और इनमें से कोई एक पॉइंट सैंपल पॉइंट कहलाता है। जैसे 5 एक सैंपल पॉइंट कहलाएगा, हेड एक सैंपल पॉइंट, टेल एक सैंपल पॉइंट कहलाएगा। ओके, द एलिमेंट ऑफ सैंपल स्पेस आर कॉल्ड सैंपल पॉइंट। जो एलिमेंट होते हैं सैंपल स्पेस के उन्हें सैंपल पॉइंट कह देते हैं। सैंपल स्पेस को कैपिटल S से डिनोट किया जाता है। नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन अ सैंपल स्पेस ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट इज डिनोटेड बाई NS। ठीक है, तो देखिए कैपिटल S क्या है, सैंपल स्पेस है। जैसे हेड और टेल आने के, एक सिक्का उछालने पर या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। ठीक है, तो ये सैंपल स्पेस कैपिटल S हो गया। हेड जो है या जो टेल है, दोनों में से कोई भी एक एलिमेंट हैं, क्या है ये, सैंपल पॉइंट हैं। क्या है, सैंपल पॉइंट हैं। और कितने सैंपल पॉइंट हैं उसे कैपिटल NS से लिखते हैं, यानी इस सैंपल में कितने नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं तो 2 हैं।
कितने हैं? 2 हैं। इसी तरीके से नंबर ऑफ इसमें कितने होंगे? डाइस वाले के केस में नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट 6 होंगे। देखिए कुल मिलाकर के 6 पॉइंट्स हैं। ओके, तो वही बोलते हैं कि नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन अ सैंपल स्पेस इज डिनोटेड बाई NS। जैसे इन एन एक्सपेरिमेंट ऑफ थ्रोइंग कॉइन, आपने कॉइन फेंका तो सैंपल स्पेस बन गया कैपिटल S, सैंपल स्पेस बोलेंगे इसे, हेड या टेल आएगा। और नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स कितने हैं? 2 हैं, 1 और 2। उसी तरीके से अगर आप डाइस थ्रो कर रहे हैं तो वहाँ सैंपल स्पेस जो आपका बनेगा S, 1 से लेकर 6 तक की कोई भी नंबर होगी। और कुल कितने नंबर ऑफ आइटम्स हैं यहाँ पर, या नंबर ऑफ जो है इस स्पेस पॉइंट्स हैं, तो कुल मिलाकर के 1 2 3 4 5 6 नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। इवेंट क्या होती है ये समझते हैं, आगे बढ़ेंगे और इवेंट क्या होती है ये समझेंगे। ओके, तो हमने क्या देखा? रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, सैंपल स्पेस क्या होता है, सैंपल पॉइंट क्या होता है। रैंडम एक्सपेरिमेंट या ट्रायल में मैंने बताया कि कोई भी एक ऑपरेशन या एक्सपेरिमेंट आप अगर करते हैं आइडेंटिकल कंडीशन में अगर करते हैं जिसके बहुत सारे आउटकम हो सकते हैं, नंबर ऑफ आउटकम्स पॉसिबल हैं, ठीक है, रिजल्ट पॉसिबल हैं, तो उसे ही रैंडम एक्सपेरिमेंट या रैंडम ट्रायल कहा जाता है। जैसे सिक्के को उछालना, पासे को फेंकना, या जो है जो ताश के पत्तों में से एक पत्ते को सेलेक्ट करना, ये सभी आपके जो है रैंडम ट्रायल या रैंडम एक्सपेरिमेंट है। ओके, जो ताश के पत्ते होते हैं उसमें कुल मिलाकर के 52 पत्ते होते हैं फ्रेंड्स। ओके, और 4 तरीके के 13 करके 4 तरीके के पत्ते होते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। हर एक में इक्का होता है, बेगम होती है, इस तरीके बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो अगर मान लीजिए आप ये जो है ताश के पत्तों की बात करें तो उसमें कुल मिलाकर के कितने आउटकम पॉसिबल हैं? तो 52 आउटकम पॉसिबल हैं। जैसे एक पासा फेंकने पर 6 रिजल्ट आ सकते हैं, 1 से लेकर 6 तक कोई भी आ सकता है। तो उसी तरीके से अगर ताश के पत्ते में कुल 52 पत्ते हैं तो कोई एक पत्ता निकालने में तो इस तरीके से कुल 52 जो है आउटकम आ सकते हैं, 52 रिजल्ट आ सकते हैं। ठीक है, सैंपल स्पेस क्या होता है? जितने भी रिजल्ट पॉसिबल हैं, आपके रैंडम एक्सपेरिमेंट आपने किया उसके जितने भी रिजल्ट पॉसिबल हैं, आउटकम पॉसिबल हैं, उन सभी को एक जगह अगर एक समुच्चय या सेट में लिख दिया जाए तो उसे ही सैंपल स्पेस कैपिटल S कहा जाता है। जैसे आपने सिक्का उछाला तो हेड आएगा या टेल आएगा, 2 ही चीज़ें पॉसिबल, हेड या टेल। तो हेड और टेल दोनों एक जगह लिख दिया तो ये जो आपने बनाया ये सैंपल स्पेस है सिक्के वाले एक्सपेरिमेंट का। उसी तरीके से जब आपने पासा उछाला तो 1 2 3 4 5 6 आ सकता है, इन सभी को एक जगह जब आपने लिख दिया तो ये पासा उछालने का जो है सेट है, सैंपल स्पेस है, सैंपल स्पेस ऑफ डाइस। अब जो भी इनमें से एलिमेंट्स हैं, जो आपका जो ये आपका सेट बना है, सैंपल स्पेस बना है, इनमें से कोई भी एक उठा लेंगे तो वो एलिमेंट कहलाएगा। ठीक है, जैसे 3 एक एलिमेंट है, 6 एक एलिमेंट है, 5 एक एलिमेंट है। और कुल कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं सैंपल एलिमेंट, उसे N कैपिटल S से लिखते हैं। किससे लिखते हैं फ्रेंड्स? N कैपिटल S से लिखते हैं। और ये जो है आपका N कैपिटल S कुल कितने एलिमेंट हैं उसको लिखता है, टोटल रिजल्ट कितने? तो 6। ठीक है, इसी तरीके से सिक्के वाले में सिक्का उछालते समय N कैपिटल S कितना होगा, यानी नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स कितने होंगे? 2 होगा, 2 होगा। ओके, यहाँ 6 होगा। ओके, तो यही हो गया सैंपल स्पेस, सैंपल पॉइंट और नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट। सारी बातें हमने कर ली। जैसे सिक्का उछालने के एक्सपेरिमेंट में जो सैंपल स्पेस होगा हेड या टेल होगा और नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट 2 होंगे। उसी तरीके से पासा फेंका जाएगा तो 1 से लेकर 6 तक की ही कोई नंबर आएगी, तो ये आपका सैंपल स्पेस हो गया और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट 6 हो गया। ओके, आगे बढ़ते हैं। इवेंट की बात करेंगे, घटना। एनी सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस इज कॉल्ड एन इवेंट। एनी सबसेट ऑफ अ सैंपल स्पेस इज कॉल्ड इवेंट। सैंपल स्पेस का पूरा सेट है, समुच्चय उप समुच्चय, थोड़ा सा आपको हल्की सी मैथमेटिक्स की नॉलेज यहाँ होनी चाहिए क्लास 10th स्टैंडर्ड की, लेकिन हल्की सी, ज़्यादा नहीं। देखिए समझाता हूँ मैं आपको कि समुच्चय क्या होता है, सेट। जैसे कि ये देखिए 1 2 3 4 5 6, जब आप जो है वो पासा फेंकते हैं, डाइस उछालते हैं तो इनमें से कोई एक नंबर आ सकती है, ये आपका हो गया सेट। ठीक है, तो हमने सैंपल स्पेस कहा। ठीक है, सैंपल स्पेस। अब ये जो समुच्चय है इसमें से कुछ एलिमेंट ले करके, अगर आप जो है कुछ एलिमेंट या सारे एलिमेंट ले करके एक और सेट बना लीजिए। जैसे मैंने 1 2 और 3 ले लिया, 1 2 और 3 लिया, और ये मैंने बना दिया इसको A, एक सेट बनाया, या B बनाया और इसको इसमें 3 4 और 5 ले लिया, या मैंने C बनाया उसमें 4 और 5 ले लिया, या मैंने D बनाया उसमें केवल 6 ले लिया, या मैंने E बनाया और E में मैंने क्या किया 1 2 3 4 5 6 सारे ले लिए। ठीक है, ऐसा भी पॉसिबल है। तो एनी
सबसेट, ये सभी सबसेट हैं फ्रेंड्स। ओके, ये पूरा का पूरा क्या है, सेट है। व्हाट इज दिस, सेट है, ये पूरा सेट है। और ए बी सी डी ई तो मान लीजिए पूरा वही हो जाएगा, ई हटा देते हैं अगर, तो उससे छोटा ही रहे अगर, तो ये सभी फ्रेंड्स जो है सब सेट हैं। ओके, ये क्या है, सब सेट हैं। ओके, जैसे अगर हेड और टेल आने की बात करूं तो ये सेट है। अब इसमें से कोई एक एलिमेंट जो है, भाई दो ही हैं अगर, तो या तो हेड को अलग कर सकते हो या तो टेल को अलग लिख सकते हो। तो ये अगर ए बराबर लिख दूं तो ये ए इक्वल टू, और इसे बी बराबर लिख दूं तो ए एक सबसेट हो गया और बी एक सबसेट हो गया, और बनेगा ही नहीं। भाई अगर दो ही एलिमेंट हैं, हेड और टेल, एक बेटा और एक बेटी ही हैं, तो दो ही तो घर बनवाओगे आप उनके लिए। तो उसी तरीके से दो ही सिलेक्शन होंगे, तो एक हेड हो जाएगा और एक टेल हो जाएगा। तो ये एक सबसेट है और ये भी एक सबसेट है। उसी तरीके से यहाँ 1 से लेकर 6 तक की गिनती थी, तो उससे छोटा कोई भी अगर आप जो है एक उन्हीं चीज़ों को लेकर के ध्यान देंगे, 1 से लेकर 6 तक ही कोई मैंने, अगर मैं ए इक्वल टू 1, 5 और 7 लिख दूं तो ये इसका सबसेट नहीं है। क्यों? क्योंकि 7 जब सेट में ही नहीं है तो सबसेट में कहाँ से आएगा। ओके, तो दिस इज नॉट अ सबसेट। सबसेट का मतलब उन्हीं एलिमेंट को ही यूज करना है और छोटा उनसे जो है बना लेना होता है, तो उसे ही सबसेट कहते हैं। तो ये बोलते हैं कि एनी सबसेट ऑफ सैम्पल स्पेस, जो आपका ये सैम्पल स्पेस है, ये जो सैम्पल स्पेस है, इसका कोई भी सबसेट जो होगा वो इवेंट कहलाएगा। इनमें से कोई भी ले लीजिए, जितने भी ए बी सी डी या फिर ये वाला ए और बी ले लीजिए, ये सभी जो है एक इवेंट हैं। ओके, अब उसी चीज़ को इन्होंने एग्जांपल दिया कि इफ़ एस इज सैम्पल स्पेस, अगर एस सैम्पल स्पेस है और ए उसका सबसेट है एस का, तो ऐसे लिखते हैं फ्रेंड्स, ए इज सबसेट ऑफ एस। ओके, ये सबसेट का है, मतलब कहने का कि अगर ए जो है, अगर आप चाहो तो एस के अंदर फाइंड आउट कर सकते हो, जो कहने का मतलब होता है ए सबसेट, ये सी नहीं है, सबसेट है एस। ओके, तो इसका मतलब होता है कि ए जो है एस के अंदर में फाइंड आउट हो जाएगा। जैसे हेड और टेल आपका एस हो गया, और ए इक्वल टू अगर मैं एच लिख देता हूँ तो आप कह सकते हो भाई कि ए इज सबसेट ऑफ एस। ठीक है, अच्छा अगर मैं बी इक्वल टू जो है के लिख दूँ, मैंने क्या लिखा, बी इक्वल टू के, तो क्या मैं लिख सकता हूँ कि बी इज सबसेट ऑफ एस? बताइए, बी क्या सबसेट है एस का? भाई एस में हेड और टेल हैं और आप के लिए बैठे हो, तो क्या के जो है ये के इसमें एस में फाइंड आउट होगा? जो ये चीज़ है बी फाइंड आउट होगी एस में? नहीं, तो बी इज़ नॉट सबसेट ऑफ एस, ये कहेंगे हम। ओके, कि बी इज़ नॉट ए सबसेट ऑफ एस। ओके, तो ए इज सबसेट ऑफ एस का मतलब ये हो गया, ए इज सबसेट ऑफ एस। तो ए जो है यहाँ पर इवेंट कहलाएगी। ए क्या कहलाएगी? ए इज ए कॉल्ड एन इवेंट। तो यहाँ पर अगर हम ये देखें तो ए तो एक इवेंट है, क्योंकि सिक्का उछालने पर या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, लेकिन क्या बी यानी कि के आ जाएगा? सिक्का उछालने पर के आएगा, यानी के फॉर नहीं पता है, तो सिक्का उछालने पर के नहीं आएगा, तो ये एक इवेंट नहीं है। बी इज़ नॉट एन इवेंट, ए इज एन इवेंट। ओके, तो सैम्पल स्पेस लिया तो उसका कोई सबसेट ले लिया तो उसे इवेंट बोलते हैं। सैम्पल स्पेस मैंने आपको समझाया था कि सैम्पल स्पेस मतलब सारी घटनाओं को एक साथ लिखना। दिस इज योर सैम्पल स्पेस। डाइस थ्रो करने पर 1 से लेकर 6 तक की कोई भी नंबर आ सकती है, तो ये आपका सैम्पल स्पेस हो गया। उनमें से ऑड नंबर, इवेंट ऑफ गेटिंग ऑड नंबर्स, ए इक्वल टू 135। ऑड नंबर आने के चांसेस क्या हैं? 1 आएगा या तो 3 आएगा या तो 5 आएगा। इसी तरीके से इवेंट ऑफ इवन नंबर आने के 2 आएगा, 4 आएगा या तो 6 आएगा। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ए इज सबसेट ऑफ एस, चाहे ये वाला ए हो चाहे ये वाला ए हो, ये दोनों सबसेट हैं एस के। क्यों? क्योंकि ये सभी चीज़ें इसमें मिल रही हैं। ओके, तो इन्हें इवेंट कहा जाएगा, इसको भी, यानी ऑड नंबर आना भी एक इवेंट है और इवन नंबर आना भी एक इवेंट कहलाएगा। ओके, इवेंट। ठीक है, थोड़ा थोड़ा समझते रहिए, ज़्यादा परेशान मत होइए, कोई इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं है, समझने की बात होती है। ओके, टाइप्स ऑफ इवेंट की बात करेंगे। टाइप्स ऑफ इवेंट का मतलब सर्टेन इवेंट, कई तरीके की घटनाएं होती, घटनाएं भी कई तरीके की होती हैं। निश्चित घटनाएं, असंभव घटनाएं, जैसे भगवान आपको दिखाई दें, कैसी इवेंट होगी? इम्पॉसिबल इवेंट। सर्टेन इवेंट क्या होगी? कल अभी दिन है, रात होगा, ये सर्टेन इवेंट है। तो ओके, तो इसी तरीके से टाइप ऑफ इवेंट्स होती हैं। सर्टेन इवेंट्स, इफ सैम्पल point in an event are same as sample point in sample space of that random experiment, then the event is called certain event। इनका मतलब ये है कि आपने क्या किया, एक सैम्पल स्पेस लिया, ठीक है, जैसे डाइस थ्रो करने का सैम्पल स्पेस लिया हमने। ओके, अब उसके बाद में एक जो है हमने अपना सैंपल बनाया ए,
और इसमें इवेंट लिख दी कि 1 और 1 एंड 2। तो ये कह रहे हैं कि अगर जो आपने ये सैम्पल पॉइंट लिया हुआ है ये वाला, इसमें जो पॉइंट्स हैं सैम्पल पॉइंट्स 1 और 2, वो अगर इस सैम्पल स्पेस में भी हैं तो ऐसी इवेंट को सर्टेन इवेंट कहेंगे। कैसे इवेंट कहेंगे? सर्टेन इवेंट कहेंगे। ओके, मतलब कहने का ये हुआ कि एक जो अगर आप डाइस उछालते हो तो डाइस उछालने पर 1 से लेकर के 6 के बीच के नंबर्स आएंगी। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या ये सर्टेन इवेंट है 3 और 6, तो हाँ बिल्कुल सर्टेन इवेंट है। क्यों? क्योंकि भाई या तो 3 आएगा तो 6 आएगा, कोई भी नंबर आ सकती है, तो 3 भी आ सकता है 6 भी आ सकता है, तो दिस इज अ सर्टेन इवेंट। अगर मैं लिख देता हूँ a = 5 एंड 7, क्या ये एक सर्टेन इवेंट है? नहीं। क्यों? क्योंकि 7 कैसे आएगा भाई, डाइस में 1 से लेकर 6 ही तक होता है, तो 7 कैसे आ जाएगा? तो दिस इज नॉट अ सर्टेन इवेंट। इसी तरीके से मैं लिख देता हूँ 0 और 8, क्या ये एक सर्टेन इवेंट है? नहीं। मैं लिखता हूँ 3 और 5, क्या ये एक सर्टेन इवेंट है? यस। 4 और 6 सर्टेन इवेंट है? यस। भाई देखो, जिनके आने के चांसेस हैं उनको सर्टेन इवेंट बोलते हैं। जैसे सैम्पल स्पेस में बनाता हूँ हेड और टेल का, ठीक है। अगर मैं बोलूँ H, क्या ये एक सर्टेन इवेंट है? यस। क्या ये एक सर्टेन इवेंट है? यस। K, क्या ये एक सर्टेन इवेंट है? नहीं। M, क्या एक सर्टेन इवेंट है? नहीं। भाई वही चीज़ आएगी जो उस सैम्पल स्पेस में होगी। तो इन्होंने मैथमेटिकल लैंग्वेज में बताया हुआ है कि सर्टेन इवेंट उसे कहेंगे जब जो आपका सैम्पल स्पेस है, सैम्पल स्पेस में जो पॉइंट हैं और जो आपका सैम्पल आपने सेलेक्ट किया है उसके जो पॉइंट्स हैं, जो इवेंट आपने सेलेक्ट की है, जो आपने इवेंट सेलेक्ट की है उसके जो पॉइंट्स हैं, अगर दोनों सेम हैं तो फिर सर्टेन इवेंट कहा जाएगा। जैसे मैंने इवेंट सेलेक्ट की कि 1 और 2 आएगा डाइस में, तो इवेंट में 1 और 2 है और सैम्पल स्पेस में 1 से लेकर 6 है, तो 1 2 इसमें भी है, तो इसका मतलब ये एक सर्टेन इवेंट है। जैसे गेटिंग एनी नंबर बिटवीन 1 to 6 इन अ डाइस इज अ सर्टेन इवेंट। 1 से लेकर के 6 के बीच की कोई भी नंबर आ जाए डाइस के थ्रो करने पर, ये एक सर्टेन इवेंट है। हेड मतलब सिक्का उछालने पर हेड और टेल आने के सर्टेन इवेंट होती है। इम्पॉसिबल इवेंट क्या होती हैं? सर्टेन इवेंट आपको समझ में आ गया, ऐसी इवेंट जो जरूर होगी। जैसे आपके पास मान लीजिए 5 जो है ब्लैक बॉल हैं और 6 जो है वाइट बॉल हैं। ओके, आप एक बॉल निकालते हो तो उसके जो है वाइट होने की प्रोबेबिलिटी अगर आपसे कही जाए तो ये कैसी इवेंट है? भाई सर्टेन इवेंट है। कैसी इवेंट है? सर्टेन इवेंट है। क्यों? क्योंकि आपका 6 वाइट बॉल हैं और 5 ब्लैक बॉल हैं, तो उसमें से एक वाइट बॉल तो निकलेगी ही निकलेगी। भाई या तो ब्लैक निकलेगी या तो वाइट निकलेगी, लेकिन निकलेगी जरूर। अभी नहीं निकलेगी, 10 बार 15 बार बाद निकलेगी, लेकिन निकलेगी जरूर वाइट ना। लेकिन अब अगर मैं इसी जगह पर आपसे कहूँ कि एक ग्रीन बॉल निकलेगी, तो ग्रीन कैसे निकलेगी? जब ब्लैक और वाइट ही बॉल आपके पास है तो ग्रीन कैसे निकलेगी? तो दिस इज इम्पॉसिबल इवेंट। ओके, तो ये सर्टेन इवेंट है और ये इम्पॉसिबल इवेंट है। ओके, एन इवेंट विच नेवर अकर्स आर विच हैज़ नो फेवरेबल आउटकम्स, ऐसी घटना जो कभी नहीं होगी या जिसका कोई फेवरेबल आउटकम्स नहीं है। फेवरेबल आउटकम्स मतलब ऐसा रिजल्ट जो उसका फेवर करे, तो उसे इम्पॉसिबल इवेंट कहते हैं। जैसे डाइस थ्रो करने पर नंबर 7 फाइंड आउट करना। आपने डाइस फेंकी, पांसा फेंका और आपको 7 मिल जाए। आपने सिक्का उछाला और आपको हेड टेल के अलावा कोई और चीज़ मिल जाए, लेग मिल जाए, है ना, हेड और टेल के अलावा लेग आपको मिल जाए, दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन। या तो हेड मिलेगा या तो टेल मिलेगा, तो दीज आर इम्पॉसिबल इवेंट्स। ओके, इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, इवेंट करस्पॉन्डिंग टू द सेट फाई, है ना, नल सेट बोलते हैं इसको, इज एन इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट वो इवेंट होती हैं जो नहीं हो सकती हैं, जिनकी पॉसिबिलिटी नहीं होती है। ओके, उसके बाद में आते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्या होती हैं। तो फ्रेंड देखिए, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्या होती हैं? जब एक इवेंट होगी तो दूसरी नहीं हो पाएगी। जैसे आपने अगर सिक्का उछाला, तो सिक्का उछालने पर या तो आपको हेड मिलेगा या तो आपको टेल मिलेगा। जब हेड आया है तो क्या उसी समय टेल आ सकता है? नहीं। जब टेल आया हुआ है तो क्या उसी समय हेड आ सकता है? नहीं, पॉसिबल ही नहीं। भाई देखो, सिक्कों को मैंने उछाला, यहाँ हेड लिखा हुआ है, सिक्का गिरा नीचे और हेड जो है दिखाई दिया मुझे, तो अब मुझे सिर्फ हेड ही दिखाई देगा, मुझे टेल नहीं दिखाई देगा, है ना। तो ऐसी इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होती हैं, यानी एक होगी तो दूसरी नहीं होगी, एक साथ दोनों घटनाएं नहीं हो सकती। दीज इवेंट्स आर कॉल्ड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। ठीक है, इवेंट्स आर सेड टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इफ हैपनिंग ऑफ एनी ऑफ देम रिस्ट्रिक्ट द हैपनिंग ऑफ अदर्स, यानी कि कोई एक घटना होने के बाद में बाकी कोई घटना ना हो सके। जैसे आपने एक पांसा फेंका, पांसे पर अगर 2 आ गया तो इसी समय क्या आपको 1 या 3 4 5 6 1 3 5 4 5 6 ये मिल सकता है? आपने पांसा फेंका,
पासा फेंकने पर आपको ऊपर में 2 दिख रहा है, तो क्या उस समय आपको इसी समय 4 या 5 या 6 या 3 या 1 ये मिल सकता है? नहीं मिल सकता। यानी एक घटना होने की वजह से बाकी घटनाएं जब ना हो पाएँ, ओके, साइमल्टेनियसली उसी समय की बात हो रही है। जिस समय आपने पासा फेंका और 2 आया है, उसी समय की बात कर रहा हूँ। दोबारा पासा फेंकोगे तो 5 आ सकता है भाई, मैं मना थोड़ी ना कर रहा हूँ, लेकिन अगर दोबारा पासा फेंका 5 आ गया तो क्या अब 2 आ सकता है? इसी समय तुरंत ही 2 भी आ सकता है? नहीं आ सकता भाई। क्यों? क्योंकि मैं पासा दोबारा फेंकूंगा नहीं, उसी समय की ही बात कर रहा हूँ। ओके, साइमल्टेनियसली की बात हो रही है। ओके, तो इस याद रखिएगा कि एक घटना के होने की वजह से अगर वो रोक दे बाकी घटनाओं को होने से, दैट इज नो 2 आर मोर ऑफ देम कैन हैपन टुगेदर, यानी कि 2 या 2 से अधिक एक साथ नहीं हो सकती हैं, साइमल्टेनियसली नहीं हो सकती हैं सेम ट्रायल में। तो ऐसी घटनाओं को हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव घटनाएं कहते हैं। क्लियर हो गई मेरी बात? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव घटनाओं का मतलब एक घटना हुई तो दूसरी नहीं हो सकती है अगर उसी के साथ में, तो वैसी घटनाओं को म्यूचुअली एक्सक्लूसिव घटनाएं कहते हैं। जैसे अगर आपने सिक्का उछाला हुआ है तो हेड आना या टेल आना दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव घटनाएं हैं। उसी तरीके से आपने पासा फेंका हुआ है जिसमें 1 से लेकर 6 तक कुछ भी आ सकता है नंबर में, तो अगर 2 आ जाए तो बाकी किसी का और का आना म्यूचुअली एक्सक्लूसिव घटना है, यानी कि 2 आएगा तो बाकी घटनाएं नहीं होने वाली हैं। तो दीज आर कॉल्ड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव घटनाएं। ओके, एक के होने पर दूसरी नहीं हो पाती है। ए और बी मान लीजिए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हैं सैंपल स्पेस एस की, तो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5 होता है। ठीक है, ए और बी, देखिए थोड़ा सा समझिए इस चीज़ को, थोड़ा सा समुच्चय यानी सेट थ्योरी यहाँ पर पढ़ने की आवश्यकता महसूस हो रही है। अगर मैं मान लूँ कि ए इक्वल टू 1 2 3 है, ठीक है, और बी इक्वल टू 3 4 5 है, ठीक है, तो देखिए 2-3 चीज़ें होती हैं यहाँ पर। एक तो होता है ए यूनियन बी, इसे यूनियन बोलते हैं फ्रेंड्स। ओके, और एक होता है ए इंटरसेक्शन बी। ये क्या चीज़ है, ये समझाने के लिए मैं आपको ये पूरा थ्योरी में ले जा रहा हूँ, बैकग्राउंड में क्लास 10th की मैथ पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो ए और बी दो सेट हैं और आपको ए यूनियन बी निकालना है। तो ए यूनियन बी का मतलब होता है कि जितने भी एलिमेंट ए में हैं, जितने भी बी में हैं, उन सब को लिख दिया जाना। अगर कोई रिपीटेड है तो इग्नोर कर देना। तो हमने क्या किया, ए के एलिमेंट पूरे लिख दिए, 1 2 3 लिख दिया। अब बी में 3 रिपीटेड है तो छोड़ दिया, और 4 और 5 लिख दिया। तो ए और बी के सभी एलिमेंट अगर लिख दिए जाएँ तो दैट इज कॉल्ड ए यूनियन बी। और इंटरसेक्शन क्या होता है, जब नीचे की तरफ चूल्हा हो तो ए इंटरसेक्शन बी कहलाता है। तो ए इंटरसेक्शन बी वो बातें होती हैं जो दोनों में कॉमन हो, वो एलिमेंट। जैसे यहाँ और यहाँ क्या कॉमन है, 3, तो 3 कॉमन है, तो इसका मतलब हुआ कि ए इंटरसेक्शन बी 3 हो गया। मेरी बात समझे, ए यूनियन बी का मतलब क्या हुआ, ए के सारे एलिमेंट प्लस बी के सारे एलिमेंट एक जगह लिख दीजिए। रिपीटेड वाले लिखने का कोई मतलब नहीं, जैसे यहाँ 3 था, यहाँ 3 और लिखते तो कोई मतलब नहीं, तो 3 ही लिखेंगे। ओके, तो रिपीटेड वाले छोड़ दीजिए। तो ये ए यूनियन बी होता है। और ए इंटरसेक्शन बी क्या बताता है कि ए में और बी में ऐसा एलिमेंट ढूंढिए, ऐसे एलिमेंट्स ढूंढिए जो ए में भी हो और बी में भी हो, दोनों में हो, तो उनको ए इंटरसेक्शन बी कहते हैं। तो जैसे यहाँ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5 का मतलब है कि ए और बी में कोई चीज़ कॉमन ही नहीं रहेगी। जैसे अगर हम यहाँ पर मान लेते हैं 3 ना हो, सोचिए, अभी मैं यहाँ पर ले लेता, ए 1 और 2 हो गया और बी 4 और 5 हो गया, तो आप बताइए ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा। ए और बी में क्या कॉमन है, कुछ कॉमन नहीं है फ्रेंड, नथिंग इज कॉमन ओवर देयर, सो हम 5 लिखते हैं। ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5, जब कुछ कॉमन न रहे, ब्लैंक नील, उसे ही 5 बोलते हैं, तो 5 लिख देंगे। ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5 का मतलब मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। ओके, इक्वली लाइकली इवेंट्स क्या होती हैं, इवेंट्स आर सेड टू बी इक्वली लाइकली इफ़ दे हैव इक्वल चॉइस टू अकर। ठीक है, तो वे इवेंट इक्वली लाइकली कहलाती हैं जिनके सेम चांस हो, इक्वल चांस हो हैपनिंग के। मतलब जो है, जैसे डाइस फेंकी है हमने, तो 1 से लेकर 6 तक का कोई भी नंबर बराबर आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है। उसी तरीके से सिक्का फेंका है तो हेड या टेल दोनों में से कोई भी आ सकता है, तो इक्वल है, मतलब हेड आने के और टेल आने के बराबर चांस हैं, कोई डिफरेंस नहीं है। दूसरे शब्दों में, आउटकम ऑफ अ ट्रायल आर सेड टू बी इक्वली लाइकली इफ टेकिंग इनटू कंसिडरेशन ऑल रिलेवेंट एविडेंस, देयर इज नो रीजन टू प्रेफर वन विथ रिस्पेक्ट टू another. For example, if throwing a dice, all the 6 faces are equally likely to occur. इनका कहने मतलब ये है कि
जब हम सभी बातों को देखें, कोई एक्सपेरिमेंट आप कर रहे हैं और सारी बातों को जब ध्यान दिया जाए तो हमें कोई ऐसा कारण नहीं दिखता है कि एक घटना होने के ज़्यादा चांस है दूसरी घटना होने से। जैसे हेड और टेल, आपने सिक्का उछाला तो हेड आने के भी और टेल आने के दोनों के बराबर चांस हैं। ऐसा ना हो कि आप ऐसा सिक्का उछाल रहे हैं जिसमें सिर्फ टेल ही आता है। जैसे 16 में दोनों तरफ हेड ही लिखा होता है, दोनों तरफ हेड लिखा होता है, इधर भी हेड है, यानी कि जैसा भी हो, मान लीजिए दोनों तरफ सिक्के में हेड लिखा हुआ है, तो अगर ऐसा सिक्का उछालेंगे तो भाई हेड आने की प्रोबेबिलिटी हो गई। तो किसी को प्रेफरेंस अगर मिल रही है तो बात अलग की है, अगर किसी को प्रेफरेंस नहीं मिल रही है तो इक्वली लाइकली इवेंट्स होती हैं। ओके, आप सोचिए कि ऐसी डाइस बनाई जाए जिसमें हमेशा 6 ही आता रहे और कुछ आए ही ना, तो वैसी घटना अगर नहीं है तो बाकी को हम कहेंगे इक्वली लाइकली घटना। ओके, यानी कि आपने पासा उछाला तो 1 से लेकर 6 के बीच का कोई भी नंबर आ सकता है, सब के आने के बराबर चांस हैं कि कोई ऐसा नहीं कि सिर्फ जो है 5 नंबर वाला जो है फेस ज़्यादा जल्दी दिखता है। तो ऐसी घटनाओं को हम इक्वली लाइकली इवेंट कहते हैं। एग्जॉस्टिव इवेंट्स क्या होती हैं? संपूर्ण इवेंट्स। तो एग्जॉस्टिव इवेंट इन सैम्पल पॉइंट ऑफ इवेंट्स if the sample points of events taken together constitute the sample space of random experiment, the events are called exhaustive events। अगर जो है क्या करिए, जैसे इनका जो कहने का मतलब है सरल शब्दों में समझते हैं। जैसे मान लीजिए आपने कोई एक जो है एक इवेंट है 1, 3 और 5, और एक इवेंट और है 2, 4 और 6। ये कौन सी इवेंट हैं? जब हम सैम्पल स्पेस जो है यानी कि डाइस फेंकते हैं तो 1 से लेकर के 6 तक की कोई भी नंबर आ सकती हैं। तो ए है ऑड आने के वो चांसेज, ऑड नंबर्स आने के चांसेज, और बी है इवन नंबर के चांसेज। तो इवन में 2, 4, 6 आ सकता है, ऑड में 1, 3, 5 आ सकता है। तो अगर हम जो है इनको दोनों का यूनियन निकालें, ए यूनियन बी निकालें, और ये दोनों मिलने के बाद में सारे मतलब हमारा पूरा एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो जाए। जैसे अब इसमें से क्या करेंगे, अगर हम सारा लिखें तो देखिए 1 यहाँ है, 2 यहाँ है, 3 ऊपर है, 4 नीचे है, 5 यहाँ है और 6 यहाँ है। तो डाइस फेंकने पर यही तो आता है, 1 से लेकर के 6 तक की नंबर्स ही तो आती हैं। तो अगर इनका यूनियन निकालने पर अगर हमारा पूरा जो है सैम्पल स्पेस कंप्लीट हो जाता है तो हम बोलेंगे ऐसे इवेंट को एग्जॉस्टिव इवेंट्स बोल देंगे। ओके, इफ़ द सैम्पल पॉइंट्स ऑफ इवेंट टेकन टुगेदर, जो इवेंट के सैम्पल पॉइंट्स हैं 1, 3, 5, 2, 4, 6 ये सैम्पल पॉइंट्स हैं, इन सभी को एक साथ लिया जाए इवेंट्स के, और इनसे सैम्पल स्पेस बन जाए, सैम्पल स्पेस पूरा का पूरा बन जाए। जैसे अगर मैं ए इक्वल टू ले लेता हूँ 1 और 3, और बी इक्वल टू ले लेता हूँ 2, 4 और 6, तो क्या अगर हम ए यूनियन बी निकालते हैं तो 1, देखिए 1 आएगा, नीचे यहाँ पर 2 है, 2 लिखा, ऊपर में 3 है, 3 लिखा, नीचे में 4 है, 4 लिखा, फिर 5 नहीं है, 6 लिखा। तो क्या ये पूरे के पूरे सैम्पल स्पेस को बना दे रहा है? नहीं बना पा रहा है फ्रेंड्स। क्यों? क्योंकि 5 भी होना चाहिए सैम्पल स्पेस में। तो इसका मतलब ए और बी एग्जॉस्टिव इवेंट्स नहीं हैं। ए एंड बी आर नॉट एग्जॉस्टिव इवेंट्स। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, ए और बी दोनों मिला करके जब हम एक साथ सारे पॉइंट्स लिख रहे हैं तो हमें पूरा सैम्पल स्पेस मिल जा रहा है। तो इसका मतलब ये ए और बी एग्जॉस्टिव इवेंट्स हैं। ओके, तो अगर उन इवेंट्स के सैम्पल पॉइंट्स को इकट्ठा करने पर पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट के जो सैम्पल स्पेस है वो बन जाए तो हम उसे एग्जॉस्टिव इवेंट कहते हैं। इफ़ ए एंड बी आर एग्जॉस्टिव इवेंट्स ऑफ सैम्पल स्पेस देन ए यूनियन बी इक्वल टू एस होता है। ए यूनियन बी मैंने आपको समझाया था फ्रेंड। जैसे ए यूनियन बी का मतलब होता है इसके सारे एलिमेंट्स और इसके सारे एलिमेंट एक जगह लिख दीजिए, अगर कोई रिपीटेड है तो उसको इग्नोर कर दीजिए। तो देखिए यही तो किया हमने, सारा इकट्ठा लिखा। तो ए यूनियन बी निकालने पर एस आ जाना चाहिए। एस मतलब सैम्पल स्पेस जो हमारा बड़ा वाला एक्सपेरिमेंट है। ओके, एस का मतलब होगा 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ए इक्वल टू क्या होगा फ्रेंड्स हमारा 1, 3 और 5, और बी इक्वल टू क्या है 2, 4, 6। इवन आने के, ऑड आने के। जब हम ए यूनियन बी निकालते हैं यहाँ पर तो हमें क्या मिल जाता है, यही मिल रहा है पूरा का पूरा। तो अगर ए यूनियन बी इक्वल टू एस है तो हम उसे बोलेंगे कि म्यूचुअल ये एग्जॉस्टिव इवेंट्स हैं। कैसे इवेंट्स हैं? एग्जॉस्टिव इवेंट है। जैसे एग्जांपल इन्होंने वही वाला दिया है, रैंडम एक्सपेरिमेंट हुआ, डाइस थ्रो करने पर एस आएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6। ए इक्वल टू मान लेते हैं ऑड नंबर आने के इवेंट, बी इक्वल टू मान लेते हैं इवन नंबर आने के इवेंट्स। हो गए इवन नंबर आने की इवेंट हो जाएंगे 2, 4, 6। और सी क्या हो जाएगी, इवेंट है, इवेंट ऑफ मल्टीपल ऑफ 3 आने के, 3 का मल्टीपल आने की इवेंट ले रखी है। ओके, तो इससे ज़्यादा समझ में आएगा। तो देखिए सैम्पल स्पेस क्या हुआ हमारा 1, 2, 3, 4, 5, 6। ए
आड नंबर आने की इवेंट है तो 135, इवन नंबर आने की इवेंट है तो 246, मल्टीपल ऑफ 3 आने के इवेंट हैं तो देखिए 1 से लेकर के 1 2 3 4 5 6 में अगर आप देखोगे कि ऐसे नंबर जो कि 3 के मल्टीपल हों केवल 3 और 6 हैं तो 3 और 6 लिख दिया। अगर आपसे पूछा जाए कि 2 का मल्टीपल आने की तो 2 का मल्टीपल 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। तो अगर मैं 2 4 6 लिखूँ तो ये कौन सी इवेंट है, 2 का मल्टीपल आने का, ओके 2 4 6, ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ 3 और 6। अब अगर हम यहाँ पर ए यूनियन बी निकालें, ए है ये वाला और बी है ये वाला, ए यूनियन बी, मैंने आपको बताया ए यूनियन बी कैसे निकलेगा, सारे एलिमेंट सबके लिख डालिए, 1 2 3 4 5 6 किसी भी क्रम में लिखिए, उससे मतलब नहीं है, लेकिन कोई रिपीटेड है तो उसको इग्नोर कर सकते हैं। तो ए यूनियन बी निकालने पर क्या एस आ जा रहा है, हाँ आ रहा है, तो ऐसी इवेंट को हम एग्जॉस्टिव इवेंट कहेंगे। अब हम ए यूनियन सी निकालते हैं, ए यूनियन सी का मतलब हुआ 1, फिर यहाँ पर देखिए 3 है, यहाँ पर भी 3 है तो इग्नोर कर दिया, सिर्फ 1 3 लिखा, और फिर उसके बाद में 5 5 और 6 देखिए है ना, 1 3 5 लिखा, 1 3 5 लिख दिया, और यहाँ 3 था ही तो 3 पहले से है तो इसको इग्नोर कर दिया, और ये 6 और लिख दिया। क्या इससे एस आ गया ए यूनियन सी करने पर, नहीं आया। तो ऐसी इवेंट जो है ए एंड सी आर नॉट एग्जॉस्टिव इवेंट्स। इसी तरीके से बी यूनियन सी निकाल करके देख लीजिए, बी और सी, तो देखिए बी है 2 4 6, हमने 2 4 6 लिख दिया, और सी क्या है 3 और 6 है, तो देखिए 6 तो मान लो रिपीट हो गया तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन 3 और बढ़ गया तो 3 मैंने यहाँ और लिख दिया। क्या अब बी यूनियन सी 2 3 4 6 करने पर आपको ये पूरा एस मिल जा रहा है, नहीं मिल रहा है, तो हम कहेंगे कि बी एंड सी आर नॉट एग्जॉस्टिव इवेंट्स, ओके। तो ये एग्जॉस्टिव इवेंट्स का कॉन्सेप्ट होता है। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या होती हैं, एक इवेंट के होने पर दूसरे इवेंट का ना होना कॉम्प्लीमेंट्री। जैसे आपने डाइस थ्रो किया, ठीक है, तो ए अगर होगा 1 और 2 आएगा तो 3 4 5 6 नहीं आएगा। तो ऐसी इवेंट को जहाँ पर ए मतलब ए यूनियन बी सैम्पल स्पेस होना चाहिए, ए इंटरसेक्शन बी 5 होना चाहिए, तब हम कहेंगे ए और बी कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट होती हैं। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट को ए के ऊपर सी, ए कॉम्प्लीमेंट्री, ए के ऊपर डैश या ए के नीचे डॉट, इन तीनों तरीक़ों से कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट को हम लिखते हैं। समझिए कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट को, इफ़ ए इज एन इवेंट इन अ सैम्पल स्पेस एस देन नॉन अकरेंस ऑफ इवेंट ए इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट ऑफ ए। यानी कि अगर एस सैम्पल स्पेस है, उसमें कोई एक इवेंट ए है तो इसे इवेंट ए बोलेंगे, और अगर इवेंट ए के ना होने की बात करी जाए तो उसे ही कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट ऑफ ए बोलेंगे। दो इवेंट ए और बी आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट ए। अब दो इवेंट हैं ए और बी, उन्हें कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट तब कहा जाएगा जब ए एंड बी आर एग्जॉस्टिव, ए और बी एग्जॉस्टिव होनी चाहिए और साथ ही साथ में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी होनी चाहिए। तो एग्जॉस्टिव होने के लिए ए यूनियन बी इक्वल टू एस होना चाहिए, और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होने के लिए ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5 होना चाहिए। यानी कि ए और बी में कोई कॉमन चीज़ नहीं मिलनी चाहिए, और ए यूनियन बी करने पर एस मिलना चाहिए। जैसे ए इक्वल टू 1 3 और 5 डाइस वाला ही लेते हैं, और बी इक्वल टू 2 4 6। अब अगर हम एस लिखें तो 1 से लेकर के 6 तक, 1 2 3 4 5 6 सारी नंबर्स होनी चाहिए। अगर आप देखो फ्रेंड ना, यहाँ ए यूनियन बी करोगे तो आपको एस मिलेगा, क्यों? क्योंकि ये सारा मिला करके एस हो जा रहा है। और ए इंटरसेक्शन बी करेंगे तो क्या ए और बी में कुछ कॉमन है? नहीं, तो 5 हो जाएगा। तो ये दोनों कंडीशंस को पूरा करता है, ओके। तो ये एग्जॉस्टिव इवेंट है। एग्जॉस्टिव होने का मतलब ए और बी को मिला करके सैम्पल स्पेस बन जा रहा है, और क्या नाम है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, यानी ए और इंटरसेक्शन भी 5 हो रहा है। तो अगर ये दोनों कंडीशन को कोई भी इवेंट पूरी करती है तो उन्हें हम कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट कहते हैं। जैसे डाइस को थ्रो किया गया, सैम्पल स्पेस एस है, ए में 1 और 2 आया, बी में 3 और 4 5 6 आया, ठीक है। तो अगर हम ए यूनियन बी यहाँ पर निकालते हैं फ्रेंड तो देखिए एस मिल जाएगा, क्यों? 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 सारा का सारा मिल रहा है, तो मतलब ए यूनियन बी इक्वल टू एस हो रहा है। और ए इंटरसेक्शन बी निकालिए, यानी ए और बी में क्या कॉमन है? कुछ कॉमन नहीं है, कुछ कॉमन है ही नहीं, तो 5 हो गया। तो अगर ऐसा होता है कि ये मतलब कहने का कि कोई भी इवेंट, दो इवेंट कॉम्प्लीमेंट्री तब कहलाएंगी जब वो एग्जॉस्टिव हों। एग्जॉस्टिव मतलब ए और बी यूनियन करने पर सैम्पल स्पेस मिलना चाहिए और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब दोनों में कुछ कॉमन ना हो, 5 आए, तो ये यानी एग्जॉस्टिव प्लस म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट को ही हम कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट कहते हैं। और कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट को ए के ऊपर सी, ए के ऊपर बार, ए के नीचे डॉट से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो गई फ्रेंड जो है आपकी बहुत सारे तरीके की इवेंट्स। यहाँ पर हमने टाइप्स ऑफ इवेंट की बात की, ठीक है।
यहाँ से बात हमने करनी शुरू की थी, सैम्पल स्पेस, सैम्पल पॉइंट, रैंडम ट्रायल, है ना, यहाँ से। ठीक है, 5 मिनट का समय और दीजिए, फटाफट जो है सारी इवेंट्स के टाइप को देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ इवेंट में सर्टेन इवेंट, ऐसी इवेंट जिसके होने के पूरे चांसेज हो उन्हें सर्टेन इवेंट कहते हैं। जैसे अगर आपने डाइस फेंकी है तो 1 से लेकर 6 के बीच में कोई भी 1 आने एक सर्टेन इवेंट है, 3 आना सर्टेन इवेंट है, 5 आना सर्टेन इवेंट है, 7 आना सर्टेन इवेंट नहीं है भाई, इम्पॉसिबल इवेंट है बल्कि। ओके, तो ये सर्टेन इवेंट होती है जिनका होना फिक्स हो। जैसे सिक्का फेंकने पर हेड आना, टेल आना सर्टेन इवेंट है। ओके, इम्पॉसिबल इवेंट जिसके होने के चांसेज ही ना हो उसे इम्पॉसिबल इवेंट कहते हैं। जैसे सिक्का फेंकने पर सिक्का फेंकने पर हेड और टेल की जगह पर कोई और चीज़ आ जाए, जैसे लेग आ जाए, हेड ईयर मतलब ईयर आ जाए, आपका कान वगैरह आ जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो बस समझने की बात है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, उसके अलावा कुछ नहीं आएगा। ओके, जैसे कि मैंने बताया कि और भी कोई भी बहुत सारी चीज़ें, इम्पॉसिबल इवेंट बहुत सारी हैं। जैसे हम वर्ष 2000 को देख सकते हैं दोबारा से, पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है, तो इट इज़ एन इम्पॉसिबल इवेंट। आपने एक है डाइस उछाली, उसमें 7 आ जाए तो इम्पॉसिबल है। आपने अपना पर्स निकाला और उसमें हीरे निकल आए, इम्पॉसिबल इवेंट है। हो सकता है आप में से कुछ लोग हों जिनके पास हो भाई, बाकी नॉर्मली इम्पॉसिबल इवेंट है। अगर आपके पास है तो छोड़ दीजिएगा, आपके लिए इम्पॉसिबल नहीं है, आपके लिए सर्टेन इवेंट है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट वो इवेंट होती हैं जब एक के हैपनिंग होने पर दूसरी ना होने पाए उसी समय, या एक के होने पर बाकी सारे इवेंट्स ना हो पाएँ, तो उन्हें हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कहते हैं। जैसे सिक्का उछालने पर अगर हेड आ चुका है तो टेल नहीं आएगा। उसी तरीके से अगर डाइस उछाली, अगर नंबर 2 आ चुका है उस पर, तो 1, 3, 4, 5 और 6 नहीं आएगा। ओके, तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होती हैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट की खासियत होती है कि अगर ए और बी दो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हैं तो उनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं रहेगा। जैसे ए इक्वल टू 1 और 3 और बी इक्वल टू 2 और 4। ठीक है, तो क्या ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं? तो देखिए ए इंटरसेक्शन बी निकालिए, यानी कि दोनों में कॉमन ढूंढिए। कुछ कॉमन है? नहीं, 5 है कॉमन, यस, तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। इसका मतलब अगर 1 और 3 आया है तो 2 और 4 नहीं आ रहा है, तो ऐसी इवेंट्स को हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कहते हैं। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट के लिए कंडीशन क्या होती है? ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5 होना चाहिए। इक्वली लाइकली इवेंट ऐसी होती हैं जब आपको ये ना लगे कि कोई एक इवेंट फेवरेबल है। जैसे 6 लड़के जो है अगर किसी कंपटीशन में भाग ले रहे हैं तो सबके सेलेक्ट होने के अगर चांसेस बराबर हैं तो वो इक्वली लाइकली इवेंट होती है। अगर कोई एक लड़का अप्रोच से गया हुआ है, मंत्री जी ने कहा हुआ है उसको, तो फिर वो इक्वली लाइकली इवेंट नहीं है। ओके, तो सबके बराबर होने की हैपनिंग के चांसेज हो तो उसे इक्वली लाइकली इवेंट कहते हैं। जैसे आपने सिक्का फेंका तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, दोनों की इक्वली लाइकली है कि हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, रोक नहीं सकते हैं। ओके, उसके बाद बात करते हैं एग्जॉस्टिव इवेंट। एग्जॉस्टिव इवेंट वो इवेंट होती हैं कि अगर 2 इवेंट या 3 इवेंट को आपस में मिला करके अगर हम सैंपल स्पेस तैयार करें तो वो पूरे सैंपल स्पेस के बराबर हो जाए तो उसे एग्जॉस्टिव इवेंट कहते हैं। कैसी इवेंट? ऐसी इवेंट की जिसमें अगर उनके पॉइंट्स को टुगेदर लिया जाए, सैंपल पॉइंट्स को दोनों इवेंट्स के या तीनों इवेंट के पॉइंट को टुगेदर लिया जाए तो जो सैंपल स्पेस है वो बन करके यूनियन बनाने पर आ जाए तो उसे एग्जॉस्टिव इवेंट कहते हैं। जैसे यानी कहने का मतलब ए यूनियन बी इक्वल टू सैंपल स्पेस होना चाहिए, इनका जो कहने का मतलब है। जैसे आपने डाइस फेंकी तो 1 से लेकर के 6 तक के नंबर्स आ सकते हैं। अब अगर 8 नंबर की जो है आप लेते हो मतलब इवेंट, तो 1, 3, 5 आ सकता है। इवन नंबर का अगर आप लेते हैं तो 2, 4, 6 आ सकता है। अब अगर आप ए यूनियन बी निकालते हैं तो आपको ए यूनियन बी यानी इनमें और इनमें जो सब कुछ है एक तरफ से लिखिए, 1, 3, 5, 2, 4, 6। तो देखिए ये सारे के सारे जो आपके 6 एलिमेंट्स थे ये सारे के सारे आ गए, यानी कि ए यूनियन बी आपका एस के बराबर है। तो ऐसी इवेंट्स को एग्जॉस्टिव इवेंट कहा जाता है। ए यूनियन बी इक्वल टू जो है एस होना चाहिए अगर, तो इसे एग्जॉस्टिव इवेंट बोलते हैं। और अगर ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5 हो तो क्या बोलते हैं? इसे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट बोलते हैं। इसी तरीके से अगर हम ए यूनियन सी निकालें, यानी इसको ले लें, और सी इवेंट क्या है? 3 का मल्टीपल आने के, तो 3 और 6। अगर ए यूनियन सी निकालते हैं तो हमें क्या मिलेगा फ्रेंड्स, आप बताओ। यहाँ मिलेगा, देखिए 1, 3 और 5 है, 1, 3 और 5 है हमारे पास में, और उसके बाद में 3 तो हो ही चुका है, 6 और है। तो क्या इससे एस मिल गया हमें? नहीं। तो ए यूनियन सी इज नॉट इक्वल टू, है ना, ये इक्वल टू नहीं है किसके? एस के।
तो ऐसे इसे हम एग्जॉस्टिव इवेंट नहीं बोलेंगे। ओके, एग्जॉस्टिव इवेंट वैसे होते हैं जिनके सारे अगर सैंपल पॉइंट को हम इकट्ठा कर लें तो हमें सैंपल स्पेस पूरा का पूरा मिल जाना चाहिए। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट की मैंने बात की, तो कॉम्प्लीमेंट्री एक इवेंट ए है, उसके ना होने के जो चांसेज होते हैं नॉन अकरेंस के, उसे ही कॉम्प्लीमेंट्री ए कहा जाता है। यानी कि जैसे 2 आने की प्रोबेबिलिटी, 2 आने के चांसेज इवेंट ए है, तो 2 के ना आने के चांसेज जो है आपका ए का कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है। ठीक है, हेड आने के चांसेज आपका एक इवेंट है, और हेड के ना आने के इवेंट मतलब चांसेज ये आपका एक ही कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है। यानी कि जो इवेंट हो रही है वो ना हो तो उसे उसका कॉम्प्लीमेंट्री बोल देते हैं। और दो जो है अगर आपकी इवेंट हैं ए और बी, तो इनको जो है ये कब कॉम्प्लीमेंट्री कहलाती हैं, तो 2 इवेंट आपकी कॉम्प्लीमेंट्री तब कहलाती हैं जब दोनों इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हों, पहली ज़रूरत, और साथ ही साथ में दोनों इवेंट आपकी एग्जॉस्टिव भी हों। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की कंडीशन होती है कि ए इंटरसेक्शन बी फाई होना चाहिए, और एग्जॉस्टिव इवेंट का होता है कि ए यूनियन बी सैंपल स्पेस एस के बराबर हो। ओके, तो ये हो गया फ्रेंड जो है आपका कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट के लिए 2 चीज़ें होनी चाहिए। इवेंट कैसी होनी चाहिए, ये है आपकी एग्जॉस्टिव इवेंट की कंडीशन, और ये है आपकी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट की कंडीशन। ओके, तो ऐसी इवेंट दो इवेंट्स कॉम्प्लीमेंट्री, इवेंट ए और इवेंट बी कॉम्प्लीमेंट्री तब कहलाएंगी जब ए और बी दोनों एग्जॉस्टिव भी हों, साथ ही साथ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी हों। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होने के लिए ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू फाई होना चाहिए, और एग्जॉस्टिव होने के लिए ए यूनियन बी इक्वल टू सैंपल स्पेस एस के होना चाहिए। सब एग्जाम्पल से बाकायदा समझाया हुआ है आपको। ठीक है, होप है आपको समझ में आया होगा। ठीक है, और जैसे ये सैंपल स्पेस एस है, ए आपका 1 और 2 हो गया, बी आपका 3 4 5 6 हो गया। अगर ए यूनियन बी निकालेंगे तो पूरा का पूरा आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 सारा आ जाएगा। और अगर इंटरसेक्शन निकालते हैं तो कुछ कॉमन है नहीं इनमें, तो फाई आ गया। तो ये जो है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट हैं। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट को ए के ऊपर सी से या ए के ऊपर बार से है ना, डैश से, और ए के नीचे डॉट से, ऐसे ही कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट को डिनोट करते हैं। ओके, आपको उम्मीद है, मैं ये मान कर चल रहा हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आई हैं। जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आई हैं, जहाँ पर आपको लगता है कि अभी भी कुछ डाउट्स हैं, तो उसको कमेंट सेक्शन में बताइए यूट्यूब पर। ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बता दीजिए, ताकि मैं उस चीज़ को भी कवर अप कर दूँ, क्योंकि ये बेस है। अगर आपको ये नहीं समझ में आएगा तो आगे प्रोबेबिलिटी प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, क्योंकि प्रोबेबिलिटी काफ़ी गहराई तक इन्होंने, काफ़ी डिटेल में इन्होंने दे रखी हुई है। ओके, तो जो कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है आपको, जो चीज़ें नहीं क्लियर है, एक बार देखिए, 2 बार देखिए, अगर फिर भी नहीं समझ में आता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे बता दीजिए, ताकि आने वाले लेक्चर में मैं उसको आपको फिर से समझा सकूं। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।